हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रांजिस्टर मॉडलिंग, दैट इज एसी एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी, जिसमें कि हमें मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पढ़ने हैं, कैलकुलेट भी करने हैं, दैट आर कॉल्ड इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग पर्टिकुलर कन्फिगरेशन की बात करेंगे, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ ए पर्टिकुलर कन्फिगरेशन। लाइक इस लेक्चर में बात करने वाला हूं कॉमन एमिटर बीजेटी कन्फिगरेशन, और कॉमन एमिटर के अंदर हम बात करेंगे फिक्स बायसिंग टाइप कन्फिगरेशन, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने ऑपरेटिंग पॉइंट कैलकुलेट किया था। सो वही सेम चीज यहां पे है, बट इस टाइम हम करेंगे एसी एनालिसिस। और एसी एनालिसिस में हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस है, वोल्टेज गेन है, करंट गेन है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हम एसी एनालिसिस के अंदर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ कॉमन एमिटर फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉमन एमिटर फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन ये वही सर्किट है जो आप ऑलरेडी देख भी चुके हैं फिक्स बायसिंग के अंदर। इट इज रेजिस्टेंस आरबी, रेजिस्टेंस आरसी एंड दिस इज बीजेटी। और यहाँ पे आपका एमिटर टर्मिनल पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता बिकॉज इज अ फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं, तो इनका क्या मतलब होता है, दीज आर कॉल्ड कपलिंग कैपेसिटर। अब अगर मुझे सर्किट की डीसी एनालिसिस करनी थी, तो डीसी एनालिसिस के केस में ये कैपेसिटर हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट्स, कैपेसिटर हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट, और ये जो हमारी इनपुट साइड वोल्टेज होती है जिसे हम सोर्स वोल्टेज कहते हैं, ये सोर्स वोल्टेज भी आपकी सर्किट में अप्लाई नहीं होती। इतना पार्ट हमारे पास बचा था जिसके थ्रू हमने डीसी एनालिसिस यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट कैलकुलेट किया था। नाउ फॉर एसी एनालिसिस अगर मैं बात करूं, तो यहां पे भी ये कपलिंग कैपेसिटर क्या होने वाले हैं, शॉर्ट होने वाले हैं। साथ के साथ यहां पे इनपुट वोल्टेज सोर्स रहेगा, जो हम इनपुट वोल्टेज यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो डीसी लेवल है यानी वीसीसी सप्लाई जो है, ये हमारी सप्लाई हो जाएगी ग्राउंडेड। यानी कि एसी एनालिसिस में क्या होता है, एसी एनालिसिस में दिस इनपुट इज देयर, सीआई जो यहां पे था वो हो गया शॉर्ट, देन उसके बाद रेजिस्टेंस आरबी जो कि आपका यहां पे ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, दिस इज कनेक्टेड ओवर क्रॉस हियर। देन उसके बाद हमारा बेस टर्मिनल, तो बेस टर्मिनल यहां पे एज इट इज है, ये बीजेटी आपका यहां पे एज इट इज फॉर्म हो गया है। उसके बाद ये टर्मिनल आपका शॉर्ट हो गया, तो दिस कलेक्टर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस आउटपुट वोल्टेज, तो दिस कलेक्टर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस आउटपुट वोल्टेज। और इस कलेक्टर और ग्राउंड, ये सप्लाई तो ग्राउंड हो चुकी, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में आपका लगा है रेजिस्टेंस आरसी, तो ये आपका रेजिस्टेंस आरसी है। तो इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपको लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा भी अभी इसमें याद है, तो आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको बताया था कि एसी एनालिसिस के दौरान हम क्या करते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। और ये बिल्कुल पहली कॉन्फ़िगरेशन है, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसके बाद के सारे लेक्चर आपको इसी पे बेस्ड हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके बाद के जितने लेक्चर्स इसके आगे इसी सेम टॉपिक पे बन रहे हैं वो आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। अदरवाइज ये मान लीजिए कि आप इस टॉपिक को यहीं पे क्विट कर जाएंगे। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, आसान है, आएगा समझ में, राइट। सो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि अगर मुझे एसी एनालिसिस करनी है, सो वी हैव टू ड्रॉ द सर्किट लाइक दिस। मैंने सारे कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया है इंक्लूडिंग, और सप्लाई वोल्टेज ये जो है इसको भी हमने शॉर्ट कर दिया यानी ग्राउंड कर दिया है। अब फर्दर हमने क्या पढ़ा था कि एसी एनालिसिस करने के लिए ये जो ट्रांजिस्टर है, दिस ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस बाय इट्स इक्विवेलेंट स्मॉल सिग्नल एनालिसिस मॉडल, इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया जाता है। और यहां पे जो हम इक्विवेलेंट सर्किट यूज करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आरई मॉडल। तो जब मैं इसे रिप्लेस करूंगा तो देखिए यहां पे क्या होता है, वंस यू रिप्लेस दिस, आप देखिए ये जो बीजेटी है दिस इज रिप्लेस बाय दिस सर्किटरी। क्या क्या है इसके अंदर, यहाँ पे आप देखेंगे तो बेस है, बेस को मैंने यहाँ पे माउंट किया है, कलेक्टर है, कलेक्टर इज देयर एंड एमिटर इज ग्राउंडेड, बिकॉज एमिटर इज ग्राउंडेड पार्ट, तो एमिटर ग्राउंडेड है। सो एक यहाँ पे बीटा आरई रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे करंट सोर्स है, दिस इज बीटा आईबी जो कि बेसिकली आईसी करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये ट्रांजिस्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड आर नॉट। सो ये आपका हर एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितनी भी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें हर एक में मैं इस बीजेटी को इसी मॉडल से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, जहां पे आपका बीटा आरई, बीटा आईबी एंड आर नॉट रिप्रेजेंट होगा। इसके अलावा सर्किटरी में जो भी कनेक्टेड है, लाइक यहाँ पे बिफोर लेफ्ट हाफ आपका कनेक्टेड है जिसमें इनपुट सप्लाई और आरबी है, तो ये लेफ्ट हाफ आपका यहाँ पे भी कनेक्टेड है, इनपुट सप्लाई एंड आरबी। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आउटपुट पार्ट को देखेंगे तो ये आरसी आपका आउटपुट पार्ट यहाँ पे भी कनेक्टेड है। तो बेसिकली जो हमने पढ़ा था, जो हमने टू पोर्ट नेटवर्क देखा था, ये वो टू पोर्ट नेटवर्क के इनसाइड पोर्शन हो गया जिसे हम इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। अब इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं।
सो पहले देख लेते हैं थियोरेटिकली कैसे नेटवर्क कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहली जो कैलकुलेशन इसमें आती है वो आती है कैलकुलेशन ऑफ दिस स्मॉल आर ई। तो स्मॉल आर ई को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्मॉल आर ई को कैलकुलेशन करने के लिए हम वही अपना डीसी एनालिसिस वाला सर्किट कंसिडर करते हैं जो हमें स्टार्टिंग में हमने जिससे चूज किया था, जिससे हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल इक्विवेलेंट बनाया है इसी नेटवर्क को। इस नेटवर्क में सेम आपने जैसे हमने डीसी एनालिसिस सीखी थी वही सेम एनालिसिस मुझे यहाँ पे लगानी है, बिकॉज आरई का जो फॉर्मूला है आरई इज कैलकुलेटेड बाय 26 मिलीवोल्ट डिवाइडेड बाय आईई। और ये आईई कौन सी है? आई कैसे कैलकुलेट होगी? 1 प्लस बीटा इंटू आईबी से। नाउ व्हाट इज आईबी? आईबी इफ यू रिमेंबर हम लोग इनपुट साइड केवीएल जब यहाँ पे लगाते थे तब हमें आईबी कैलकुलेट होके आता था। तो बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ आरई के लिए मुझे डीसी एनालिसिस ही करनी पड़ेगी, और डीसी एनालिसिस के लिए जब मैं यहाँ केवीएल लगाऊंगा तो वीसीसी माइनस आईबीआरबी माइनस वीबीई इज इक्वल टू 0। सेम केवीएल आपका यहाँ पे लग जाएगा जहां से आपने आईबी को कैलकुलेट करना सीख रखा है ऑलरेडी। वीसीसी माइनस वीबीई डिवाइड बाय आरबी। Once we get the value of IB, then RE कैलकुलेट हो जाएगा 26 मिलीवोल्ट डिवाइड बाय IE, और IE की जगह होता है 1 प्लस बीटा इंटू IB। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली RE को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट? तो पहली कैलकुलेशन RE के लिए। नाउ वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ RE, देन उसके बाद हम अपना पहला पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इनपुट इंपेडेंस। तो अगर मैं सर्किट में बात करूं व्हाट इज द इनपुट इंपेडेंस, तो इनपुट इंपेडेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट इज VI अपॉन II, राइट? सो अगर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन VI अपॉन II है, तो अगर आप इस इनपुट साइड पे देखेंगे तो इस इनपुट साइड में बेसिकली क्या हो रहा है, ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसे हैं? ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में है, राइट? और जब ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे तभी इसमें कंप्लीट II करंट फ्लो करेगा, यानी VI इज इक्वल टू II मल्टीप्लाई बाय RB पैरेलल विद बीटा RE, राइट? सो अगर मैं VI अपॉन II कैलकुलेट करूंगा तो VI अपॉन II स्टैंड्स बट RB पैरेलल विद बीटा RE। इसी चीज को हम बोलते हैं इनपुट इंपेडेंस। तो व्हाट इज द इनपुट इंपेडेंस ऑफ दिस सर्किट? बिकम ZI इज इक्वल टू RB पैरेलल विद बीटा RE। और यहां पे कंडीशन है कि इफ दिस RB इज मच ग्रेटर देन, यानी 10 टाइम्स ग्रेटर देन दिस बीटा RE, अगर ये कंडीशन आपकी न्यूमेरिकल केस में सेटिस्फाई हो रही है तो इन दैट केस आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ZI इज इक्वल टू बीटा RE, क्योंकि ये जब दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व होता है तो अगर एक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है तो हमारा इक्विवेलेंट स्मॉल रेजिस्टेंस के बराबर रह जाता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनपुट इंपेडेंस। नाउ सिमिलरली सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हमारा आउटपुट इंपेडेंस, दैट इज Z0। अब आउटपुट इंपेडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो आउटपुट इंपेडेंस हमने पढ़ा था V0 बाय I0। तो अगर आप आउटपुट साइड पे देखोगे तो V0 बाय I0 का मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस के पैरेलल के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I0। तो इन दोनों को पैरेलल अगर हम कर दें तो वही हमारा कहलाएगा आउटपुट impedance. So what is the output impedance in this case? That is R0 parallel with RC, and since R0 is greater than 10 RC, यानी 10 times RC से ज्यादा अगर R0 की वैल्यू होती है, then you can write Z0 is directly approximately equal to RC, right? So ये इनपुट और आउटपुट इंपेडेंस के डायरेक्ट फॉर्मूले भी आप याद कर सकते हैं जिनको आप न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो यहाँ पे बनता है दैट इज कॉल्ड वोल्टेज गेन। सो वोल्टेज गेन कैसे कैलकुलेट करूंगा? वोल्टेज गेन का कैलकुलेट करने का मतलब है आई वांट टू कैलकुलेट V0 बाय VI, दैट्स इट। सो V0 कैसे आएगा? अब अगर मैं आउटपुट साइड पे देखूं मुझे V0 की इक्वेशन लिखनी है, आउटपुट साइड पे V0 की इक्वेशन। तो बेसिकली V0 क्या है? V0 अभी हमने आउटपुट इंपेडेंस के लिए बोला था V0 इज इक्वल टू I0 मल्टीप्लाई में होगा RC पैरेलल विद R0, राइट? बट यहां पे माइनस साइन और आएगा बिकॉज दिस I0 इज गोइंग अपवर्ड। सो जब मैं यहां पे KVL काउंट करूंगा तो बेसिकली I0 क्या होगा? I0 अपोजिट होगा, राइट? सो इसलिए V0 इज इक्वल टू माइनस I0 RC पैरेलल विद R0, राइट? सो यहां पे V0 की वैल्यू हो गई। सो V0 इज इक्वल टू माइनस I0 और RC पैरेलल विद R0। अब यहां पे ये I0 की वैल्यू है क्या? बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस सर्किट के अंदर यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है? दिस इज IC एंड IC इज इक्वल टू व्हाट? बीटा IB। तो अगर ये सारे ग्राउंड को मैं एक लाइन कंसिडर कर लूँ, अभी के लिए एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं, इस सर्किट को क्लोज कर देते हैं, तो अल्टीमेटली यही जो बीटा IB है दिस विल बी कम इनटू दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट? सो यही बीटा IB अपोजिट जा रही होगी ना, तो इसलिए यहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि दिस V0 इज इक्वल टू माइनस बीटा IB इंटू RC पैरेलल R0, दैट इज द इक्वेशन फॉर V0, राइट?
अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे IB की वैल्यू क्या है, सो IB की वैल्यू अगर इनपुट साइड पे आप देखते हैं, इनपुट साइड पे, तो अगर मैं यहाँ से इस VI से स्टार्ट करते हुए और एक KVL काउंट करूं जो कि इस ग्राउंड तक पहुंचे, तो मुझे लिखना पड़ेगा VI माइनस ड्रॉप हुई IB मल्टीप्लाई बाय बीटा RE इज इक्वल टू 0. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IB इज VI अपॉन बीटा RE, बीटा स्मॉल RE, राइट. सो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें IB की जगह, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी IB इज इक्वल टू VI अपॉन बीटा RE. दैट मीन्स अगर मैंने इसे रिप्लेस कर दिया तो V नॉट बाय VI बिकम्स माइनस RC पैरेलल विद R नॉट डिवाइड बाय स्मॉल RE. जैसे आप यहाँ पे IB की वैल्यू रिप्लेस करेंगे यू विल गेट दिस वैल्यू, और इसी चीज को हम बोलते हैं वोल्टेज गेन, दैट इज AV, मीन्स माइनस RC पैरेलल विद R नॉट डिवाइड बाय RE. अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन है जो हमने आउटपुट इंपेडेंस में भी देखी थी कि अगर इस R नॉट की वैल्यू 10 टाइम्स ग्रेटर है इस RC से, यानी कि इफ R नॉट ग्रेटर देन 10 RC, देन दिस वोल्टेज गेन बिकम्स इक्वल टू माइनस RC अपॉन RE. अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पे आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम अभी कैलकुलेट भी करें क्योंकि क्वेश्चन इसमें दोनों मेथड से आ सकता है कि या तो आपको कॉमन एमिटर एनालिसिस करने के लिए देते हैं कि ड्राइव द वोल्टेज गेन करंट गेन ऑफ योर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, या कोई भी न्यूमेरिकल बन जाएगा. तो अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से बनता है, बट उससे पहले एक फोर्थ पैरामीटर हमारा बचा है, दिस इज कॉल्ड करंट गेन AI, दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, I नॉट बाय II चाहिए. सो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिंपली करंट डिवीजन रूल, एक आपने पढ़ा होगा करंट डिवीजन रूल, तो अगर करंट डिवीजन रूल को हम इनपुट साइड पे अप्लाई करें, हियर इट इज द टोटल करंट II, जो कि यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो रही है. एक करंट जा रही है RB रेजिस्टेंस में और एक करंट जा रही है बीटा RE रेजिस्टेंस में, जिसको हमने बोला है IP. सो अगर मैं IB की वैल्यू लिखूं एज पर करंट डिवीजन रूल, तो वो कहते हैं अपोजिट रेजिस्टेंस यानी कि RB डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी कि RB प्लस बीटा RE मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट II, राइट. ये होता है करंट डिवीजन रूल कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ब्रांच में किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट कैलकुलेट करना है तो अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द टोटल करंट, दैट इज कॉल्ड करंट डिवीजन रूल, राइट. अब अगर यही सेम करंट डिवीजन रूल मैं इस आउटपुट साइड पे भी एप्लीकेबल करूं, तो दिस आउटपुट साइड में क्या हो रहा है कि आउटपुट साइड में ये जो IC करंट है, दिस IC करंट यानी कि बीटा IB आपके दो पोर्शन में डिवाइड हो रही है, R नॉट और RC में, राइट. सो अगर मुझे इस I नॉट की वैल्यू को लिखना है तो ये I नॉट बेसिकली कहां है, ये I नॉट आपका इस RC में फ्लो कर रहा है, राइट. RC फ्लो कर रहा है ना, तो अगर मुझे I नॉट की वैल्यू चाहिए तो दिस I नॉट वैल्यू क्या होगी, I नॉट वैल्यू होगी अपोजिट रेजिस्टेंस कौन होगा, स्मॉल R नॉट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R नॉट प्लस RC, और इनमें टोटल करंट कौन सी आ रही है, करंट आ रही है बीटा IB, यानी कि बीटा IB इज द टोटल करंट, राइट. सो इनपुट एंड आउटपुट साइड पे अगर हम करंट डिवीजन रूल लिखें तो हम IB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, हम I नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन्हीं दोनों रिलेशन से अगर मैं यहाँ पे लिखूं IB अपॉन II, सो IB अपॉन II की वैल्यू क्या हो जाएगी, IB अपॉन II की वैल्यू हो जाएगी RB ओवर RB प्लस बीटा RE, और I नॉट अपॉन IB अगर आप यहां से लिखते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी R नॉट बीटा डिवाइड बाय R नॉट प्लस RC. यानी बाय अप्लाइंग दिस करंट डिवीजन रूल इनपुट एंड आउटपुट साइड वी गेट दीज टू रिलेशन, और अगर सिंपली मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं I नॉट IB मल्टीप्लाई बाय IB इंटू II, सो IB से II कैंसिल आउट हो जाएगा, आई गॉट I नॉट बाय II, और इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ करंट गेन. और जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर ये R नॉट 10 RC से ज्यादा है या ये RB आपका बीटा RE से 10 टाइम ज्यादा है, तो ये हमारा यहां से जो रिड्यूस होकर रह जाएगा सर्किट, वो रह जाएगा R नॉट बीटा इंटू RB डिवाइड बाय यहाँ कौन रह गया, R नॉट, और यहाँ रह गया RB, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. इन दैट सिचुएशन योर AI इज डायरेक्टली इक्वल टू बीटा, करंट गेन इज डायरेक्टली इक्वल टू बीटा. तो ये एक एनालिसिस है जो मैं अब तक आपको बता रहा हूं, एक बेस बन रहा है आपका, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको यहां तक कुछ भी चीज नहीं क्लियर हो रही तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, सो दैट आप इस चीजों में पूरी तरह से परफेक्शन हो जाए कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, और वोल्टेज गेन कितना है, करंट गेन कितना है. क्योंकि या तो इस पे एनालिसिस करने के लिए, मतलब इस तरह से डिफाइन करने के लिए आ सकता है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन के तौर पे कि डिस्क्राइब द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर एंड ड्राइव द करंट गेन और वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन. या
इस टाइप से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बना आ सकता है फॉर द नेटवर्क। दिस इज द नेटवर्क शोन इन योर क्वेश्चन, जिसमें आपको बोलेगा आरई कैलकुलेट करो, इनपुट इंपेडेंस कैलकुलेट करो, आउटपुट इंपेडेंस कैलकुलेट करो, वोल्टेज गेन कैलकुलेट करो, एआई कैलकुलेट करो, ऑल दीज वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड। और इन सभी में देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है विद आर नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी आर नॉट जो है वो आपका इनफाइनाइट है, तो आपकी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी आर नॉट इज ग्रेटर देन 10 ऑफ RC। तो आपका जो करंट गेन है, that current gain is directly equal to what? That current gain is directly equal to beta. That voltage gain is directly equal to what? That voltage gain is directly equal to, voltage gain का फॉर्मूला क्या था? AV is equal to minus RE over RC over RE। तो ये फॉर्मूले हम क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर जाएंगे, ठीक है। सो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो सबसे पहली चीज यहाँ पे आरई को कैलकुलेट करनी है, और आरई को कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय द डीसी एनालिसिस। जी हाँ, यहाँ पे आप एक डीसी एनालिसिस अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 470 के, जिसके अक्रॉस आईबी करंट फ्लो करेगा, देन माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा आईबी इज इक्वल टू 12 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 470, दैट इज आईबी वैल्यू। इस आईबी से मैं कैलकुलेट कर लूंगा आई, दैट इज 1 प्लस बीटा इंटू आईबी। बीटा क्वेश्चन में गिवन है, ये बीटा, तो यहां से आपको स्मॉल आर ई की वैल्यू मिल जाएगी। एंड वंस आई कैलकुलेट स्मॉल आर ई वैल्यू, देन फर्स्ट पार्ट है दैट इज जेड आई। तो जेड आई हमने क्या पढ़ा था? जी हां, अब इसका आप स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट बना लीजिए, जो अभी हमने पीछे डेरिवेशन पार्ट में देखा है, सेम उसी तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूले कि आर ई मुझे पता है, बीटा आर ई कैलकुलेट कर लिया, और जेड आई इनपुट इंपेडेंस था आर बी पैरेलल विद बीटा आर ई। तो आर बी क्वेश्चन में गिवन है, दिस आर बी इज 470, बीटा आर ई हमने कैलकुलेट कर लिया, वी गॉट द वैल्यू। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है जेड नॉट। तो अगर आपने पीछे का डेरिवेशन देखेंगे, अगर आपने नोट किया अपने पास, तो यहां पे आप देख सकते हैं जेड नॉट की वैल्यू आपने लिखी है आर सी इन केस ऑफ व्हेन आर नॉट इज मच मच ग्रेटर देन 10 ऑफ आर सी, जो कि यहां पे सेटिस्फाइड है बिकॉज आर नॉट इज इन्फिनिटी, राइट। सो यहां पे सीधा मैंने डायरेक्टली लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड नॉट? जेड नॉट इज इक्वल टू आर सी, दैट इज इक्वल टू 3 किलो। अब बचता है क्या? अब बचता है हमारा वोल्टेज गेन और करंट गेन। तो अगर वोल्टेज गेन का फॉर्मूला देखें तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है माइनस आर सी पैरेलल विद आर नॉट डिवाइडेड बाय आर ई, राइट। बट इसके केस में जब आर नॉट ग्रेटर देन 10 आर सी है, तो हमने पढ़ा है दिस फॉर्मूला विल रिड्यूस एंड सिंपली ए वी इज इक्वल टू माइनस आर सी अपॉन स्मॉल आर ई। तो आर सी मुझे पता है, आर सी 3 के, आर ई मुझे पता है, आर ई हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज आर ई की वैल्यू 10.71 हमने कैलकुलेट करी है, दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, वी गॉट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन। सिमिलरली व्हाट इज द करंट गेन? करंट गेन की वैल्यू है हमारी आर बी ग्रेटर देन बीटा आर ई है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट बीटा, दैट इज 100। इसके अलावा एक और पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया गया है जो कि बोलता है यही सभी पार्ट्स आप लोग दोबारा कैलकुलेट कीजिए, C2 यानी आउटपुट इंपेडेंस, AV एंड AI, इंक्लूडिंग आर नॉट इज इक्वल टू 50K। यानी अब वो आर नॉट की वैल्यू को इनफाइनाइट नहीं बोल रहा है, अब वो आर नॉट की वैल्यू को 50K बोल रहा है। तो इस केस में मुझे अपने फॉर्मूले जो बेसिक हैं उन्हीं का यूज करना पड़ेगा कि आउटपुट इंपेडेंस कैलकुलेट होता है आर नॉट पैरेलल RC से, AV कैलकुलेट होता है माइनस आर नॉट पैरेलल RC डिवाइड बाय RE से, और AI कैलकुलेट होता है बीटा RB आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट प्लस RC RB प्लस बीटा RE से। सो यहां से आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। अब अगर मैं बात बोलूं कि अभी तक बासिंग के अंदर मैंने आपको कोई भी फॉर्मूले याद करने के लिए नहीं बोले हैं, बट इस स्मॉल सिग्नल यानी एसी एनालिसिस के अंदर प्रोसेस तो हमारा यही रहने वाला है। हम पहले सर्किट से एसी एनालिसिस सर्किट बनाने वाले हैं, यानी स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट बनाने वाले हैं, देन उसके बाद इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन फाइंड आउट करते जाएंगे। बट अगर आप इसे एक समराइज फॉर्म में अभी आप फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप इसी लेक्चर से समराइज फॉर्म में एक अपने पास टेबल मेंटेन करें जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें, और ऑन द राइट हैंड साइड यू विल राइट ऑल द 4 गेन, ऑल द 4 वैल्यूज, व्हाट इज जेड आई, जेड नॉट, AV एंड AI। और यहां पे आपकी पहली कॉन्फ़िगरेशन हो गई कॉमन एमिटर, फिक्स बायस केस। यहां पे आप चारों फॉर्मूले लिख लीजिए, तो आपको पेपर टाइम पे यही फॉर्मूले लिखे बहुत इजीली काम आने वाले हैं, और आप बहुत इजीली इस टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे, राइट। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इस लेक्चर के बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यहां हमने कॉमन एमिटर फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में ऑन द सिमिलर बेसिस हम लोग कॉमन एमिटर वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, वोल्टेज डिवाइडर, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू। हम लोगों ने स्टार्ट किया था BJT स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, फिक्स बायसिंग स्कीम।
सो इन शॉर्ट कॉमन एमिटर फिक्स पास कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे हम लोगों ने ड्राइव किया सबसे पहले उसका एसी इक्विवेलेंट मॉडल यानी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, देन इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन एंड current gain, and also we have solved a problem on that particular topic. Before proceeding to any lecture, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन चुका है तब आपको आगे लेक्चर जितने भी अब आगे आपको मिलने वाले हैं ऑन द सेम टॉपिक, वो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे. नाउ इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं बीजेटी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस पे ही बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कॉमन एमिटर वोल्टेज डिवाइडर बासिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो उस केस में हम लोग कैसे स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते हैं, एसी एनालिसिस किस तरह से परफॉर्म होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बीजेटी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ कॉमन एमिटर वोल्टेज डिवाइडर बास कॉन्फ़िगरेशन. सो दिस इज कॉमन एमिटर वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं. कैपेसिटर्स हैं वही कपलिंग कैपेसिटर जो कि आपके इनपुट और आउटपुट को कपल करने के लिए यूज हो रहे हैं टू दिस कॉन्फ़िगरेशन. एंड हियर इट इज ऑल्सो अ बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं, जिसे हम एमिटर बाईपास करने के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगता है, दैट इज कॉल्ड सी. तो अगर मैं डीसी एनालिसिस की बात करूं तो डीसी एनालिसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन कैपेसिटर को भी शॉर्ट करते हैं बट और इनपुट वोल्टेज को शॉर्ट करते हैं, इनपुट वोल्टेज को जीरो कर देते हैं. बट वहीं पे अगर हम एसी एनालिसिस की बात करें तो एसी एनालिसिस में क्या चीज शॉर्ट करते हैं, कैपेसिटर तो शॉर्ट होते ही हैं, साथ ही साथ आपकी जो सप्लाई वोल्टेज है ये आपकी शॉर्ट सर्किट मतलब कि ग्राउंड हो जाती है, जीरो हो जाती है. तो जैसे ही हम इस काम को करेंगे यहाँ पे आपका जैसे ही आपने इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट आउट किया यानी इस कैपेसिटर को शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ये जो आरई लगा है ये भी आपका शॉर्ट हो जाएगा, राइट. ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये सर्किट आपका देखिए मैंने पूरा रिप्लेस कर दिया है. सो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो, दिस इज वी आई, तो वी आई हमने यहाँ पे लगा रखा है. उसके बाद यहाँ से लाइन चली, दिस इज योर बेस टर्मिनल. तो इस बेस टर्मिनल पे बेसिकली दो रेजिस्टेंस है, वन इज कॉल्ड R2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये जो R1 है क्योंकि सप्लाई ग्राउंड हो चुकी है तो ये R1 भी आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही यहाँ पे R1 R2 लगे हैं, जो कि एक तरह से पैरेलली अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो दिस कॉम्बिनेशन इज R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. नेक्स्ट उसके बाद आप इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते थे. तीन कंपोनेंट यहाँ पे अवेलेबल होते थे, कौन कौन से, एक बीटा आरई रेजिस्टेंस, एक हमारा करंट सोर्स बीटा आईबी और एक हमारा रेजिस्टेंस आर नॉट. तो दिस इज बेसिकली ट्रांजिस्टर स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल, जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं आरई मॉडल, राइट. उसके बाद आरई हमारा सर्किट में शॉर्ट हो चुका है बिकॉज ड्यू टू दिस कैपेसिटर. जैसे ही आपका कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो आरई भी शॉर्ट हो जाएगा. अब बचा हमारे पास इस कलेक्टर टर्मिनल से केवल आरसी. तो यहाँ पे ये आपका आरसी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो कि आपके कलेक्टर टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है. एंड दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज. सो आई थिंक अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो आपको ये सर्किट समझना उतना ही इजी लगेगा, या अगर आपने नोट डाउन कर रखा है प्रीवियस सर्किट को तो जस्ट वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस सर्किट और प्रीवियस सर्किट को देखिएगा, आपको खुद सिमिलरिटी नजर आ जाएंगी कि आप इजीली किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस चीज को ड्रॉ करने में अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट समझेंगे, राइट. अब इसके बाद जो हम बात करते हैं अपने पैरामीटर्स की, तो अगर पैरामीटर्स की बात करूं तो पैरामीटर्स बिल्कुल सेम टू सेम लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कैलकुलेट किए थे, बिल्कुल बेस यहाँ पे वही है. बट यहाँ पे अगर हम इनपुट इंपेडेंस की बात करें तो दिस टाइम इन इनपुट साइड दे आर थ्री रेजिस्टेंस. तो पहले जो हमने पढ़ा था उसके अंदर केवल बीटा आरई के साथ एक रेजिस्टेंस था, तो उन्हीं दोनों का पैरेलल लगा था. बट नाउ यहाँ पे R1 R2 का भी पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसे हम R' से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इनपुट इंपेडेंस लिखूंगा तो दैट इज इक्वल टू दिस R' पैरेलल विद बीटा आरई, दैट इज द इनपुट इंपेडेंस वैल्यू. मींस इन तीनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट गिव्स यू इनपुट इंपेडेंस, राइट. नेक्स्ट फैक्टर आउटपुट इंपेडेंस देखा था, तो आउटपुट इंपेडेंस की भी सेम कैलकुलेशन है कि आउटपुट इंपेडेंस किसके क्रॉस होगा, आर नॉट और आर सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसी के क्रॉस आपकी आउटपुट वोल्टेज डेवलप हो रही है. दैट्स व्हाई वी नॉट अपॉन आई नॉट हमें मिलेगा आर नॉट पैरेलल विद आर सी. तो सेम आर नॉट पैरेलल विद आर सी, और अगर आर नॉट ग्रेटर है 10 आर सी से तो हमें जेड नॉट की वैल्यू इक्वल टू हो जाती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओनली आर सी. नेक्स्ट वोल्टेज गेन, अगर वोल्टेज गेन की बात करूं तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ड्राइव करी है बिल्कुल एज इट इज है. सबसे पहला स्टेप हम यहाँ वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट आर नॉट पैरेलल विद आर सी, राइट. और आई नॉट की वैल्यू क्या है, दिस इज बीटा आई बी. तो वी नॉट की वही सेम इक्वेशन है, माइनस बीटा आई बी आर सी पैरेलल विद आर नॉट. जहां पे आप आई बी की वैल्यू रखोगे तो आई बी की वैल्यू क्या है, नाउ व्हाट इज द आई बी वैल्यू, आई बी की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो आई बी की वैल्यू आएगी वी आई डिवाइड बाय दिस बीटा आर ई. तो सेम चीज यहाँ पे आई बी की वैल्यू वी आई डिवाइड बाय बीटा आर ई, क्योंकि हम यहाँ पे केवीएल काउंट कर लेंगे ओवर दिस लूप, दिस मैश, दिस ओवर पैरामीटर,
राइट, यहाँ पे आप केवल काउंट करोगे ये इक्वेशन मिलेगी। देन इस इक्वेशन को अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो वी नॉट बाय वी आई का रेशियो सेम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज माइनस आर सी पैरेलल आर नॉट डिवाइड बाय आर ई। और अगर हमारी कंडीशन है इफ आर नॉट इज ग्रेटर देन 10 आर सी देन ए वी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू माइनस आर सी अपॉन आर ई। सो ये बिल्कुल सेम टू सेम वही सेम फॉर्मूले जो हमने लास्ट में भी करे थे, बिकॉज ये सेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ रहे हैं, केवल मैंने बासिंग स्कीम चेंज करी है जिस वजह से केवल इतने पोर्शन में चेंज आया है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की जगह दो रेजिस्टेंस आ गए जिनका हम इक्विवेलेंट ट्रीट कर रहे हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो अब अगर मैं बात करूं लास्ट पैरामीटर दैट इज करंट गेन, तो करंट गेन भी आपका बिल्कुल सिमिलर है। हमने करंट डिवीजन रूल अप्लाई किया था ऑन द आउटपुट साइड एंड ऑन द इनपुट साइड, जिस बेस पे हमने यहाँ पे करंट गेन को कैलकुलेट किया था। तो सेम यहाँ पे अगर मैं आउटपुट साइड केवल कैलकुलेट करूंगा, सो दिस आई नॉट करंट क्या होगी, बीटा आई बी इन दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो अगर मुझे आरसी के क्रॉस चाहिए तो आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस RC अपोजिट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट दैट इज बीटा IB। और अगर आप इनपुट साइड पे देखेंगे सो हमने IB कैलकुलेट किया था, तो IB क्या होगा, IB इज इक्वल टू व्हाट इज अपोजिट इज दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि दिस इज R डैश। तो यहां पे अब की बार R डैश आएगा, R डैश अपोजिट में R डैश डिवाइडेड बाय R डैश प्लस बीटा RE, दिस इज द वैल्यू ऑफ IB। तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी बेस में हमें यहाँ पे करंट गेन की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो आप यहाँ पे फॉर्मूले में देख रहे हैं ये RB बेसिकली जो लिखा है, दिस RB इज नथिंग बट R डैश, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। और अगर इसके बाद मेरे पास वही कॉन्फ़िगरेशन है कि अगर R नॉट ग्रेटर देन 10 RC है या RB ग्रेटर देन 10 RB है, RB मतलब दिस R डैश, दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस, तो उस केस में हमारा AI जो होता है दैट विल बी अप टू बीटा, इक्विवेलेंट टू बीटा हो जाता है, क्योंकि ये चीजें नेग्लेक्ट हो जाती हैं। सो ये बिल्कुल सेम टू सेम चारों की चारों वैल्यूज आपके प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है दैट इज 19A, उसी पे ऊपर बेस्ड है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको केवल एक क्विक रिविजन के लिए बोलूंगा कि आप भी इसे इसी मैनर में देखें कि आप इस सर्किट को देख के, इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के प्रीवियस से मैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो रही है या नहीं हो रही। अब अगर इसी बेस पे मैं आपको क्वेश्चन के तौर पे बात करूं तो कंसीडर दिस नेटवर्क, जहां पे अब की बार हमने दिस वोल्टेज डिवाइडर को कंसीडर किया है। ये नेटवर्क गिवन है आपको और इसमें मुझे सेम चीज RE, ZI, Z0, AV, AI सब कुछ कैलकुलेट करना है। सो अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं दैट इज RE, तो RE हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, RE कैलकुलेट करते हैं DC एनालिसिस से। तो जी हाँ, इस सर्किट की DC एनालिसिस हमने कैसे सीखा था, DC एनालिसिस में हमने सीखा था कि हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते थे, हम यहाँ पे एक वोल्टेज थेवेनिन अप्लाई करते थे, थेवेनिन वोल्टेज अप्लाई करते थे इक्विवेलेंट, यानी इस टर्मिनल की वोल्टेज कैलकुलेट करते थे। और ये टर्मिनल की वोल्टेज क्या होगी, नीचे वाला रेजिस्टेंस यानी 8.2 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 8.2 मल्टीप्लाइड बाय 22, दैट गिव्स मी द वोल्टेज एट दिस टर्मिनल, जिसे हमने बोला था VTH। और एक हमने कैलकुलेट किया था RTH, तो RTH क्या था, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि 56 मल्टीप्लाई बाय 8.2 डिवाइड बाय 56 प्लस 8.2, यानी कि हम इन दोनों को कैलकुलेट कर चुके थे RTH और VTH, अगर मुझे कैलकुलेशन ऑफ RE करना है तो। अब जब कैलकुलेशन ऑफ RE हम कर लेंगे उसके बाद हम इस इनपुट साइड पे केवल लगा सकते हैं, और वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि IB की जो वैल्यू होती है दैट इज VTH माइनस VB डिवाइडेड बाय RTH प्लस बीटा RE। जब आप केवल लगाएंगे इसके इक्विवेलेंट थेवेनिन में तो यही इक्वेशन आपको मिलने वाली है। और इस इक्वेशन से अगर मैं IB को सॉल्व करूं सो आई विल गॉट द वैल्यू ऑफ IB इज इक्वल टू 14.8 माइक्रो एम्पियर, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ IE। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो RE की वैल्यू है दैट इज कैलकुलेटेड बाय 26 मिलीवोल्ट डिवाइडेड बाय IE। तो यहां पे आप RE की वैल्यू कैलकुलेट करोगे बाय दिस मेथड। सो सबसे पहला पॉइंट होता है RE की वैल्यू फ्रॉम DC एनालिसिस। अब RE आ गया, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद इस नेटवर्क में मुझे चाहिए ZI। तो व्हाट इज ZI, ZI इज बीटा RE पैरेलल विद RTH। RTH इज व्हाट, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे ZI कैलकुलेट हुआ है, दिस इज R डैश, जो कि बेसिकली क्या है RTH है। तो RTH की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, बीटा RE कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज ZI वैल्यू। देन Z0 की वैल्यू क्या है, क्योंकि फिर से हमें क्वेश्चन में दिया गया R नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है R नॉट इज ग्रेटर देन 10 RC, तो डायरेक्टली Z0 इज इक्वल टू RC। सिमिलरली वोल्टेज गेन कैलकुलेट कर सकते हैं, द फॉर्मूला इज माइनस RC ओवर RE, RC पता है RE पता है, कैलकुलेट द वैल्यू। एंड सिमिलरली लास्ट आप करंट गेन भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, और करंट गेन का फॉर्मूला होता है दिस, राइट। अब इसके अंदर R नॉट तो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, गिवन क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे R नॉट तो 10 RC है, तो R नॉट 10 RC का मतलब है यहाँ पे 10 RC
नेग्लेक्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू आर नॉट, तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा बीटा इंटू आर बी डिवाइड बाय आर बी प्लस बीटा आर ई, और ये आर बी नहीं है, बेसिकली क्या है, ये आर डैश है। तो यही सेम फॉर्मूला मैंने उस ए आई को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया है, जो आगे आप क्वेश्चन में देखेंगे, ये रहा वो फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीटा आर ई इज नॉट ग्रेटर देन दिस आर डैश इज नॉट ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ बीटा आर ई। सो ये वाला चीज रिड्यूस नहीं हुई, इक्विवेलेंट टू बीटा नहीं हुआ, सो आप बेसिक फॉर्मूले से जाएंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट में भी कहा था कि अगर आप एक टेबल मेंटेन करें जिसमें आप पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लिखें, तो जब एट लास्ट आप इन सारे लेक्चर्स को एक साथ करेंगे, जब आप सारे टॉपिक्स को एक साथ देखेंगे, तो उस केस में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि आपके सामने सारे फॉर्मूले होंगे जिनको आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, सो दैट आप पेपर के अंदर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए एंड गेट द वैल्यू। इस लेक्चर में यहीं तक। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, जहां पे हम लोग बीजेटी की नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन दिस स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। सो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं दैट इज स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे हम लोगों ने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के दो कैटेगरी देखी है, वन इज कॉल्ड फिक्स बास एंड वन इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर बासिंग स्कीम, राइट। इनके अंदर एसी सिग्नल एनालिसिस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी हैव ड्राइव्ड इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन, दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स जो यहाँ पे स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में हम लोग ड्राइव करना सीख रहे हैं। नाउ इन कंटिन्यूशन विद द प्रीवियस लेक्चर, इस लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं वही सेम बीजेटी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस की बात करेंगे, जहां पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे कॉमन कलेक्टर। एंड इन स्मॉल सिग्नल एनालिसिस वी ड्राइव द सेम थिंग, व्हाट इज इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन, द 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन केस ऑफ स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ कॉमन कलेक्टर बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। सो common collector configuration, this is the circuit for common collector configuration that is also known as emitter follower, because अगर आपको common collector याद हो तो collector common हो जाता है, input is applied between base and collector and output is taken from emitter and collector, so collector is common, that's why it is called the common collector टेक्निक। और इसके अंदर क्योंकि हम आउटपुट एमीटर से ले रहे हैं, दिस आउटपुट इज कनेक्टेड टू द एमीटर टर्मिनल, सो दैट इट इज कॉल्ड एमीटर फॉलोवर ऑल्सो। तो यहाँ पे सेम सर्किट है, दिस इज कॉल्ड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर आप देखोगे, सिंस द कलेक्टर इज डायरेक्टली ग्राउंडेड, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड टू सप्लाई, तो यहाँ पे कोई भी कलेक्टर रेजिस्टेंस नहीं होता, आरसी यहाँ पे नहीं होता। सो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अब जब हम इसको एसी एनालिसिस के लिए जाते हैं, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है एसी एनालिसिस के लिए, कि ये जो कपलिंग कैपेसिटर्स लगे होते हैं ये क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट, यानी कि यहाँ पे एक लाइन आ जाती है, शॉर्ट हो जाते हैं। एंड द सेकंड थिंग, ये जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है दिस विल ऑल्सो ग्राउंडेड, राइट। सो जैसे ही हम इस काम को करेंगे तो ये हमारा सर्किट कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होने वाला है। आपकी बात देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है, बट देखिए मैं वन बाय वन इसे कैसे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, वी आई से स्टार्ट करते हैं, वी आई आपका यहाँ पे है, दिस इज द इनपुट वोल्टेज वी आई, जहाँ से आपने स्टार्ट किया, दिस इज शॉर्ट सर्किट, और आप इस टर्मिनल पे पहुंच गए जहां पे आपका रेजिस्टेंस आरबी कनेक्टेड है, एंड दिस रेजिस्टेंस आरबी इज कनेक्टेड टू सप्लाई, जो कि अल्टीमेटली क्या हो चुका, ग्राउंड, राइट। सो ये आरबी मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा जो कि यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो दिस इज कनेक्टेड आरबी। नेक्स्ट उसके बाद हम बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन को रिप्लेस करते हैं बाय इट्स स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल, तो जिसके अंदर हमारा बीटा आर ई होता है, एक बीटा आई बी सोर्स है, और यहाँ पे एक आर नॉट रेजिस्टेंस होता था जिसे यहाँ पे ओपन सर्किट कर दिया, बिकॉज हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखते आ रहे हैं आर नॉट टेंस टू हम इन्फिनिटी लेके चलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उस आर नॉट को नहीं शो किया है। तो सिंपली यहाँ पे इतने पोर्शन को आप कह सकते हैं आर ई मॉडल, दैट इज बीटा आर बी है, बीटा आर ई एंड बीटा आई बी। अब अगर इसके बाद आपको याद हो तो इसके बाद यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल होता था जहां पे हम रेजिस्टेंस आरसी लगाते थे, बट इसके बाद कोई रेजिस्टेंस आरसी नहीं है, दिस कलेक्टर टर्मिनल इज आल्सो कनेक्टेड टू द ग्राउंड, तो दिस कलेक्टर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड इटसेल्फ।
राइट। नाउ व्हाट इज द चेंज ओवर हियर? अगर आप चेंज देखेंगे तो अभी तक एमीटर टर्मिनल को हमने ग्राउंडेड रखा था प्रीवियस दोनों कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, बट नाउ एमीटर टर्मिनल हैज रेजिस्टेंस आर ई, राइट। सो यहाँ पे एमीटर टर्मिनल पे आपका रेजिस्टेंस आर ई लगा है जो कि फर्दर ग्राउंड पे कनेक्ट होता है, और इस रेजिस्टेंस आर ई पे जो करंट फ्लो करती है दिस इज कॉल्ड एमीटर करंट आई ई। तो ये एमीटर करंट आई ई यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पे आपका आउटपुट करंट भी इसी के क्रॉस डेवलप हो रहा है बिकॉज आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द एमीटर। सो यहाँ पे आउटपुट भी जो फ्लो हो रहा है दिस इज अक्रॉस एमीटर जो कि यहाँ पे आई नॉट फ्लो करता है, राइट। सो इसी के क्रॉस आप ये आउटपुट जनरेट कर रहे हैं जो कि यहाँ पे वी नॉट दिखाया गया, दिस इज द वी नॉट जो कि आपका एमीटर के क्रॉस जनरेटेड है। तो अगर आप सर्किट को देखेंगे तो वही सेम चीज है, बट मेन चीज है कि आपको एक कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी होगी, और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसमें तो कुछ याद नहीं रखना, आपको डायरेक्टली आप सर्किट को देख के भी उसका स्मॉल सिग्नल एनालिसिस बना सकते हैं, राइट। अब एक बार जब आपका स्मॉल सिग्नल बन गया सो वही सेम पैरामीटर्स मुझे कॉल करने हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या था? दैट इज इनपुट इंपिडेंस। तो अगर इस सर्किट में बात करूं व्हाट इज द इनपुट इंपिडेंस, तो यहां पे इनपुट इंपिडेंस होता है द रेजिस्टेंस पैरेलल विद आरबी, एंड दिस यहां पे एक रेजिस्टेंस काउंट होगा जो इस इक्विवेलेंट सर्किट के लिए इनपुट इंपिडेंस काउंट होता है जिसे हम बोलते हैं ZB। सो अगर मैं इनपुट साइड से देखूं तो मेरा टोटल इक्विवेलेंट इनपुट इंपिडेंस आएगा आरबी और ZB का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली आपको यहां पे ZB की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है कि व्हाट इज द इंपिडेंस ZB जो कि आपका यहां पे इक्विवेलेंट सर्किट से पहले कंस्ट्रक्ट हो रहा है, राइट। तो ZB को कैसे कैलकुलेट करूं? अब अगर ZB कैलकुलेट करना है तो मैंने यहां पे इस नोड से स्टार्ट करते हुए, VI नोड से स्टार्ट करते हुए एक KVL काउंट करना है जो कि इस पाथ को फॉलो करेगा, बीटा RE से जाएगा, देन उसके बाद इस एमीटर टर्मिनल से होते हुए हम पहुंचेंगे ग्राउंड, राइट। सो अगर हम इस KVL को फॉलो करें तो हम क्या लगाएंगे? वी आर अप्लाइंग VI माइनस दिस ड्रॉप, यानी ड्रॉप क्या होगी? बीटा RE इंटू IB, यानी VI माइनस बीटा RE इंटू IB, राइट। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आप यहां पे ड्रॉप काउंट करेंगे, दिस इज माइनस IE इंटू RE इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं इन टर्म्स ऑफ IB तो IE को हम क्या लिखते हैं? I को लिखते हैं 1 प्लस बीटा इंटू IB RE इज इक्वल टू 0, राइट। ये दोनों तो सेम रहे, बीटा RE इंटू IB माइनस दिस। तो अल्टीमेटली आप यहां से IB की टर्म्स को एक तरफ ले जा सकते हैं और आपको मिल जाएगा VI इक्वल टू IB अगर आप कॉमन ले लें तो बीटा RE प्लस 1 प्लस बीटा RE, ये आपको रेशियो मिल जाएगा VI अपॉन IB की टर्म्स में, और VI अपॉन IB को ही यहां पे बोला गया है ZB, द इंपिडेंस एट दिस इनपुट टर्मिनल जो यहां से हमारा बन रहा है, राइट। सो यही इंपिडेंस आपका ZB रिप्रेजेंट हुआ है, और क्योंकि ये स्मॉल RE, ये जो स्मॉल RE है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू योर कैपिटल RE, तो यहां पे हम लोग पढ़ चुके हैं दिस 1 प्लस बीटा कैन बी इक्वल टू रिप्रेजेंटेड एज बीटा। सो ये हो जाएगा बीटा RE, तो बीटा एक तरह से कॉमन हो जाएगा, सो बीटा कॉमन हो गया, एंड दिस RE इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दिस कैपिटल RE, तो यहां पे आपका ZB डायरेक्टली हम बीटा RE के इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं। बट न्यूमेरिकल केस में आप चाहे डायरेक्टली लगाइए या मैं आपको रेफर करूंगा, आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, इसे लिखिएगा अपनी समरी टेबल में जो मैंने अब तक आपको बोला है बनाने के लिए। होप आपने वो बनाई होगी, क्योंकि अगर आपने नहीं बनाई तो बना लीजिए बिकॉज वो समरी टेबल आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एक साइड कॉन्फ़िगरेशन के नेम और दूसरी साइड जो आप पैरामीटर्स स्टडी करते जा रहे हैं, राइट। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस ZB हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनपुट इंपिडेंस, एंड दैट इज गिवन बाय ZI इज इक्वल टू RB पैरेलल विद ZB, राइट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करते हैं? आउटपुट इंपिडेंस। तो आउटपुट इंपिडेंस कैसे कैलकुलेट करते थे? आउटपुट इंपिडेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस आउटपुट करंट IE से, राइट। सो मुझे पता है IE की वैल्यू क्या होती है? IE की वैल्यू होती है 1 प्लस बीटा इंटू IB। नाउ IB, अभी हमने पढ़ा कि IB क्या होता है। अगर हम इस फॉर्मूले का रिलेट करें कि VI अपॉन IB इज इक्वल टू ZB है, यानी VI अपॉन IB इज इक्वल टू ZB है, तो व्हाट इज द IB वैल्यू? आई कैन रिप्लेस IE एज I इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, इस IB की जगह मैं लिख सकता हूं VI अपॉन ZB। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ZB? तो ZB भी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, दिस इज बीटा RE प्लस 1 प्लस बीटा RE। तो अगर मैं यहां पे इसे रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा VI डिवाइडेड बाय बीटा RE प्लस 1 प्लस बीटा कैपिटल RE। नाउ अगर मैं 1 प्लस बीटा को कॉमन कर दूं नीचे से तो ये 1 प्लस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा RE प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू RE, राइट।
सो ये जो कैलकुलेशन आई, दिस आई ई इज इक्वल टू वी आई अपॉन दिस वैल्यू, तो अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, तो अभी हमने पिछले ही पढ़ा था कि 1 प्लस बीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, तो इस केस में ये फैक्टर भी आपका नेग्लेक्ट हो जाता है और डायरेक्टली जो आपको आई ई की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, दैट इज वी आई अपॉन आर ई प्लस स्मॉल आर ई, यानी दिस इज द आउटपुट करंट वैल्यू जो कि इस सर्किट में बेसिकली फ्लो कर रही है। तो अगर मैं एक इस आउटपुट साइड का एक सर्किट ड्रॉ करा जाए कि आउटपुट वोल्टेज किसके क्रॉस है, आर ई के क्रॉस, और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आई कैसे फ्लो कर रहा है, अगर हम इस चीज को ड्रॉ करें तो हमें कुछ ऐसा सर्किट मिल जाएगा कि दिस इज द इनपुट वोल्टेज वी आई, जो कि यहाँ दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है, एक है आर ई रेजिस्टेंस और एक है कैपिटल आर ई रेजिस्टेंस, और इसमें करंट आई ई फ्लो कर रही है, राइट। तो अगर मैं इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में सर्किट ड्रॉ करूं तो कुछ इसी टाइप का सर्किट बन के आएगा, और यहां पे अगर आप केवीएल भी लगाते हैं तो वी आई माइनस आई ई इंटू आर ई माइनस आई ई इंटू कैपिटल आर ई इज इक्वल टू 0। तो यहां से कैपिटल आई बेसिकली यही आने वाला है जो हमने यहां ड्रॉ किया है। सो एक तरह से हमने इसी इक्वेशन को सर्किट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, और जैसा कि हमारा ये इक्विवेलेंट सर्किट हमें बता रहा था कि आर ई के अक्रॉस हम क्या लेते हैं, आर ई के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, तो वही सेम आउटपुट वोल्टेज आपका यहाँ पे कैलकुलेट हम लोग करने वाले हैं। सो अब इस आउटपुट सर्किट से हमें कैलकुलेट करना था द वैल्यू ऑफ आउटपुट इंपेडेंस। तो आउटपुट इंपेडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम पहले भी दो कॉन्फ़िगरेशन में कर चुके हैं कि आउटपुट साइड से हम देखेंगे, उस केस में ये सोर्स हो जाती है ग्राउंडेड, यानी कि सोर्स हो जाती है शॉर्ट सर्किट। तो अगर हम आउटपुट साइड से देख रहे हैं तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में दिखाई देंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल दिखाई देंगे। दैट मींस द वैल्यू ऑफ आउटपुट इंपेडेंस इज इक्वल टू आर ई पैरेलल विद स्मॉल आर ई, और जैसे कि हमने अभी देखा कि कैपिटल आर ई स्मॉल आर ई से बहुत ज्यादा होता है, यानी स्मॉल आर ई लेसर देन कैपिटल आर ई, तो ये आपका Z नॉट उस केस में केवल स्मॉल आर ई के इक्विवेलेंट रह जाएगा, राइट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट इंपेडेंस इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट में मुझे वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है, बट अगर मैं वोल्टेज गेन की बात करूं तो वोल्टेज गेन होता है V नॉट बाय वी आई। सो ये जो सेम सर्किट अभी हमने यहाँ पे बनाया है आउटपुट इंपेडेंस की कैलकुलेशन करने के लिए, आउटपुट करंट की बेस पे हमने जो सर्किट बनाया है, इसी सर्किट का यूज करके हम यहाँ पे गेन भी कैलकुलेट करते हैं एज पर वोल्टेज डिवीजन रूल, एज पर वोल्टेज डिवीजन। तो यहाँ पे VI जो है, अगर मैं RE के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करूं, सो RE के अक्रॉस कितना वोल्टेज डिवाइड होगा, RE यानी कि रेजिस्टेंस डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट VI, दैट इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस RE, और वोल्टेज अक्रॉस RE क्या है, दिस इज नथिंग बट V नॉट। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो एज पर द वोल्टेज डिवाइडर रूल, द वोल्टेज अक्रॉस RE इज इक्वल टू RE डिवाइड बाय RE प्लस RE इंटू VI, दैट इज इक्वल टू V नॉट। या अगर आपको वोल्टेज डिवीजन, वैसे तो अब तक हम बहुत जगह यूज कर चुके हैं, आपको वोल्टेज डिवीजन क्लियर होगा, नहीं भी क्लियर है तो आप यहाँ पे केवीएल लगा लीजिए, पहले IE की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। IE क्या आया था, VI अपॉन RE प्लस कैपिटल RE, राइट। अब इसके बाद अगर आप V नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो V नॉट क्या है, V नॉट I इंटू RE है, तो यहाँ पे I इंटू RE करेंगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू दैट VI इंटू RE डिवाइडेड बाय द RE प्लस स्मॉल RE, राइट। सो V नॉट की वैल्यू वही है, RE के अक्रॉस वोल्टेज, वो आप वोल्टेज डिवाइडर रूल से लगाइए या जैसे मन करे वैसे लिख लीजिए। अब जब आप ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे तो यहीं से आपको V नॉट बाय VI मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू RE डिवाइड बाय RE प्लस कैपिटल RE, और जैसा कि हम अब तक लिखते आ रहे हैं, दिस RE कैपिटल RE इज मच ग्रेटर देन स्मॉल RE, तो यहां से आपका स्मॉल RE कैंसिल हो जाएगा, RE डिवाइड बाय RE दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो कॉमन कलेक्टर की केस में वोल्टेज गेन यानी आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 आ रहा है। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एमीटर फॉलोवर, बिकॉज एमीटर किसको फॉलो कर रहा है, एमीटर आपका आउटपुट, मतलब जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बोल देते हैं एमीटर फॉलोवर, एमीटर से जो आउटपुट लिया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड करंट गेन। तो करंट गेन कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, I नॉट बाय इनपुट, यानी कि इनपुट करंट II। अब यहाँ पे I नॉट क्या है, अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो दिस I नॉट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, दिस I नॉट इज बेसिकली इक्वल टू माइनस ऑफ IE, राइट। IE की वैल्यू कितनी है, IE की वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस बीटा इंटू IB, राइट। और तो यहां से क्या रिलेशन निकल जाएगा, यहां से रिलेशन आ जाएगा I नॉट बाय IB इज इक्वल टू -1 प्लस बीटा, एक रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन अगर मैं बोलूं कि ये IB की वैल्यू क्या है, तो IB की वैल्यू क्या है, एज पर करंट डिवीजन रूल हमने पहले ही पढ़ा है, मैंने भी आपको बताया था, यहां पे RB है और इसका एक इनपुट इंपेडेंस और है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड ZB, दैट इज कॉल्ड ZB, जिसमें आपका बेसिकली IB करंट फ्लो कर रहा है,
राइट। सो अगर मुझे IB करंट कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इनकमिंग करंट IE इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक आपका RB में जा रहा है और एक आपका ZB में जा रहा है। तो अगर मुझे ZB के क्रॉस करंट चाहिए तो व्हाट इज करंट डिवीजन रूल, दैट इज अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट इज इक्वल टू IB। सो ये जो दो रिलेशन हमने फाइंड आउट करे, वन इज इन टर्म्स ऑफ बाय करंट डिवीजन रूल एंड वन इज फ्रॉम आउटपुट करंट, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गॉट I0 बाय II रेशियो, यानी अगर मुझे करंट गेन निकालना है सो सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, आई गॉट द वैल्यू ऑफ करंट गेन। सो अगर आप देखेंगे अब तक की सारी टेक्निक या अब तक के सारे लेक्चर्स जो हम स्मॉल सिग्नल पे पढ़ रहे हैं ये ऑलमोस्ट कनेक्टेड हैं, या अगर आपको एक चीज समझ में आई तो शायद आप दूसरी चीज बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये सारे लेक्चर्स एक साथ कनेक्टेड हैं, इनको एक साथ देखिएगा, अपने खुद से नोट्स बनाइए, अपनी खुद से समरी टेबल बनाइए, सो डैट आप बाद में खुद से समराइज कर पाएंगे कि हाँ यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट कि आप क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके आएंगे। अब इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दिस इज ऑफ एमिटर फॉलोवर नेटवर्क, जिसके अंदर हमें वही सब चीजें RE, ZI, Z0, AV, AI सब कुछ डिटरमाइन करना है। दिस इज द गिवन नेटवर्क। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है वैल्यू ऑफ RE, और RE हम कैसे कैलकुलेट करते थे, बाय द DC एनालिसिस। तो जब मैं इसके अंदर DC एनालिसिस करूंगा ओवर हेयर मुझे यहाँ पे केवल लगाना होगा, तो जब आप इसे DC एनालिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से आप चलेंगे तो 12 माइनस IB करंट इंटू 220 किलो ओम माइनस, उसके बाद आप ये क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा VBE, उसके बाद आप एमीटर के क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा I इंटू RE इज इक्वल टू 0, और I को अल्टीमेटली हम कन्वर्ट करते हैं IB 1 प्लस बीटा में। तो फाइनली अगर आप IB सॉल्व करते हैं तो आपको इस टाइप से सर्किट मिल जाएगा कि VCC यानी 12 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 220 प्लस 1 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू 100 है तो 101 इंटू 3.3 किलो ओम, जिसे सॉल्व करने के बाद मुझे वैल्यू मिलेगी IB की। और IB मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, बिकॉज फॉर कैलकुलेशन ऑफ RE अब तक आपको याद होगा कि RE कैसे कैलकुलेट होता है, 26 मिलीवोल्ट डिवाइड बाय IE। तो अल्टीमेटली इसके बाद मैं IE कैलकुलेट कर लूंगा, IE इज 1 प्लस बीटा IB, और इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आई कैन इजिली कैलकुलेट RE, राइट। वंस आई कैलकुलेट RE देन मैं अपने बाकी कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकता हूं, लाइक अगर मुझे ZI कैलकुलेट करना है तो व्हाट इज ZI, ZI का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दिस इज ZB पैरेलल विद RB। तो अब ZB मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जिसका फॉर्मूला होता है हमने ड्राइव किया ZB इज इक्वल टू बीटा RE 1 प्लस बीटा RE। तो जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि ये इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट हमने बीटा RE के कैलकुलेट किया, बट इन केस ऑफ न्यूमेरिकल अगर आपको ये भी नहीं याद रखना तो आप इसी फॉर्मूले का यूज कीजिए, कैलकुलेट द वैल्यू। एक बार आपने ZB कैलकुलेट कर लिया तो आपका इनपुट इंपेडेंस आ जाएगा द वैल्यू ऑफ ZI आ गया। उसके बाद हमें बोला गया था Z0, तो Z0 क्या होता है, R0 और RE और कैपिटल RE का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्मॉल RE हमने कैलकुलेट कर लिया है, कैपिटल RE क्वेश्चन में गिवन है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दीजिए। देन सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द वोल्टेज गेन, सेम अप्लाई द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, राइट। ये एक क्रॉस चेक है, जब भी आप एमीटर फॉलोवर का क्वेश्चन करते हैं तो उसका वोल्टेज गेन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड लास्ट इज द करंट गेन, तो करंट गेन का फॉर्मूला अप्लाई किया, सारी वैल्यू पुट करी एंड गेट द रिजल्ट। बट मैं फिर कह रहा हूं ये न्यूमेरिकल उतने ही इजी लगने वाले हैं, क्वेश्चन उतने ही इजी लगेंगे जब आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे कि एक साइड आपने लिखी कॉन्फ़िगरेशन और एक साइड आपने लिखे वोल्टेज गेन कितना है, करंट गेन कितना है, इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, आउटपुट इंपेडेंस कितना है। तो जैसे ही आप वो टेबल देखोगे आपको सारे फॉर्मूले एक बार में याद रह जाएंगे, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इजीली लगा पाएंगे, राइट। बट उस केस में आपको कॉन्फ़िगरेशन पहचान करनी जरूर होगी कि कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली कौन सी दी गई है। कई बार क्वेश्चन में खुद भी लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि फॉर द गिवन नेटवर्क या फॉर द एमीटर फॉलोवर नेटवर्क डिटरमाइन दिस चीज, तो ये चीज मेंशन आ जाती है, उस चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। डोंट कंसिडर दिस क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन मेरा प्रीवियस स्लाइड से आ गया, सो इसको कंसिडर मत कीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये वाला है जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, राइट। इसी के बेस पे हमने कैलकुलेशन करी है। सो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यहाँ पे हमने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, जो हमारी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन बची है इन केस ऑफ BJT, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।
किया था स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ बीजेटी, फिर चाहे वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोगों ने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस पढ़ा है, किस तरह से इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ इन द सेम मैनर इस लेक्चर से हम लोग शुरू करने वाले हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ FET, जी हाँ, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसकी बासिंग हम लोग पहले ही देख चुके हैं। सो आगे बढ़ने से पहले उन लेक्चर्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा, सो दैट आपको आगे का पोर्शन यानी FET में जो हमने मेथड्स यूज करे थे, जो फॉर्मूले यूज करे थे, बासिंग किस तरह से की थी, वो आपको याद आ जाए। बासिंग से मतलब है DC एनालिसिस। नाउ इस लेक्चर के अंदर जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अ स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ FET। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन की, और इसके अंदर वही सेम चीज है हमें ड्राइव करनी है, लाइक इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस एंड वोल्टेज गेन फॉर कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ कॉमन सोर्स FET। सो कॉमन सोर्स FET फिक्स बास कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे रखी है। तो अगर आपको याद आ गया हो तो ये कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके अंदर सोर्स इज ग्राउंडेड यानी इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स एंड द आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द कलेक्टर। नाउ इफ यू रिमेंबर व्हाट आर दीज कैपेसिटर, जी हाँ, C1 एंड C2 ये कैपेसिटर किस लिए हैं? ये कैपेसिटर होते हैं कपलिंग कैपेसिटर्स, जो कि हमारे इनपुट और आउटपुट को सर्किट से कनेक्ट करते हैं, यानी एक FET सर्किट से कनेक्ट कर रहे हैं। नाउ अगर जब हमने DC एनालिसिस की थी तो DC एनालिसिस के केस में हमने कैपेसिटर किए थे शॉर्ट, और इनपुट भी ये जो होता है इनपुट सिग्नल ये भी हमारा 0 हो जाता है फॉर DC एनालिसिस केस। बट नाउ वी वांट टू डू द AC एनालिसिस, और जैसा कि हम पिछले भी BJT के लेक्चर्स में देख चुके हैं कि AC एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर तो शॉर्ट सर्किट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हमारी सप्लाई वोल्टेज भी ग्राउंडेड हो जाती है, राइट। सप्लाई वोल्टेज यानी DC वोल्टेज भी 0 हो जाती है, एक्सेप्ट केवल एनालॉग वोल्टेज यानी जो इनपुट सप्लाई हमारी सर्किट पे अप्लाई होगी, जिसको हमें बेसिकली एम्पलीफाई करना है, वही सप्लाई हमें यहाँ पे रखनी होती है। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ दिस कॉमन सोर्स FET कॉन्फ़िगरेशन। तो सेम मैनर में जैसे हमने पहले भी सीखा है उसी सेम तरीके से मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। तो ये हमारा बन जाएगा सर्किट, जिसमें आप देख सकते हो दिस इज माई इनपुट VI, कैपेसिटर हो गया आपका शॉर्ट, देन दिस RG रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड ओवर हियर, और ये आपकी जो बैटरी है ये हो गई ग्राउंडेड, तो दिस RG इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंडेड। देन उसके बाद है हमारा गेट टर्मिनल, तो दिस इज द गेट टर्मिनल। आफ्टर दैट दिस इज बेसिकली स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट ऑफ योर FET। जैसे कि अगर आपको BJT में ध्यान हो, हमने वहां पे भी किया था, देयर इज अ स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट। तो वही सेम चीज यहाँ पे FET के लिए जो आप नेटवर्क रिप्लेस करोगे वो आपका ये है, दैट इज अ करंट सोर्स GMVGS, जो आउटपुट करंट ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो हो रहा है, एंड दिस इज अ ड्रेन रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पे एक RD रेजिस्टेंस कॉल होता है। उसके बाद आपका इस ड्रेन टर्मिनल पे, ये आपका ड्रेन टर्मिनल है, ड्रेन टर्मिनल से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लगती है RD, तो दैट इज द रेजिस्टेंस RD विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिकॉज ये सप्लाई आपकी ग्राउंड हो चुकी है। सो अगर आपने प्रीवियसली अभी तक स्मॉल सिग्नल मॉडल देखे हैं तो आपको ये स्मॉल सिग्नल मॉडल समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगेगी, बिल्कुल सेम टू सेम मैनर है, बस चेंज क्या हुआ है, ये जो रिप्लेसमेंट है अभी तक हमने BJT के लिए देखा है, नाउ इट इज फॉर FET, गेट, ड्रेन एंड सोर्स। Now, once we draw this small signal configuration, small signal model जैसे हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हम इसके डिफरेंट पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। What are those पैरामीटर? सबसे पहला पैरामीटर है इनपुट इंपेडेंस। यहाँ इनपुट इंपेडेंस, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज दैट इनपुट इंपेडेंस, VI अपॉन II, राइट। और अगर आप इस सर्किट में यहाँ पे II मान लें, दिस इज अ करंट II, तो अगर आप यहाँ पे KVL काउंट करेंगे, सो दिस VI इज इक्वल टू II इंटू RG मिल जाएगा, सो दैट वी गेट VI अपॉन II इज इक्वल टू RG। दैट मीन्स व्हाट इज द इनपुट इंपेडेंस ऑफ दिस सर्किट? इनपुट इंपेडेंस ऑफ दिस सर्किट इज ZI इज इक्वल टू RG। इन केस ऑफ न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको यूज करना होता है कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर यही सर्किट है और इसका आपको इनपुट इंपेडेंस कैलकुलेट करना है, AC एनालिसिस बोला गया, तो इनपुट इंपेडेंस इज डायरेक्टली इक्वल टू RG। वहां पे मुझे कोई प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज आउटपुट इंपेडेंस। तो आउटपुट इंपेडेंस कैसे कैलकुलेट करते थे? आउटपुट इंपेडेंस कैलकुलेट करते थे हम आउटपुट वोल्टेज साइड को कैलकुलेट करके, राइट। तो आउटपुट वोल्टेज साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे? V0 इज इक्वल टू व्हाट? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज GMVGS, तो अगर ये करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं इसे कंप्लीट सर्किट कंसिडर करूं लाइक दिस, और इसको हम एक पैरेलल कॉम्बिनेशन मान लें, राइट, तो ये GMVGS इसके अपोजिट फ्लो करेगा ना, लाइक दिस GMVGS, ठीक। तो अगर ये अपोजिट फ्लो कर रहा है तो व्हाट इज द V0? V0 इज बेसिकली व्हाट? माइनस GMVGS एंड पैरेलल विद RD, पैरेलल विद कैपिटल RD, राइट। तो ये हमारे V0 की वैल्यू होगी। सो अगर ये V0 की वैल्यू है तो इसमें GMVGS बेसिकली क्या है? I0।
अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली आई नॉट हो जाएगा ना, आई नॉट इज GM VGS। तो V नॉट को अगर मैं आई नॉट की टर्म में लिखता हूं तो V नॉट बाय आई नॉट कहलाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज Z नॉट। और अगर आप यहाँ V नॉट और आई नॉट की टर्म में लिखोगे तो V नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट मल्टीप्लाई बाय RD पैरेलल विद कैपिटल RD। तो व्हाट इज द आउटपुट इंपेडेंस बिकम, आउटपुट इंपेडेंस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इज स्मॉल RD पैरेलल विद कैपिटल RD। और अगर आपका स्मॉल RD वेरी वेरी लेस देन कैपिटल RD है, Z नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल RD, दैट इज द आउटपुट इंपेडेंस वैल्यू, right? Next is voltage gain. So voltage gain calculate करना है means I want to calculate the ratio of V naught by VI. That is the voltage gain ratio. So voltage gain कैसे calculate करूंगा? वोल्टेज गेन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, व्हाट इज दैट, कि V नॉट की इक्वेशन। तो व्हाट इज द V नॉट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ GM VGS? अगर मैंने अभी आपको बताई थी V नॉट इज इक्वल टू होगा माइनस GM VGS देन RD पैरेलल विद कैपिटल RD, बिकॉज ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन और GM VGS इसके अपोजिट फ्लो करेगा। तो दिस I नॉट इज बेसिकली माइनस ऑफ GM VGS अगर आप इस वाले लूप, इधर लूप में कंसिडर करें तब, राइट? सो जो हमें एक आउटपुट इंपेडेंस देखना था वो हमने V नॉट अपॉन आई नॉट के रेफरेंस में देखा, बट अगर एक्चुअल V नॉट की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू माइनस GM VGS RD पैरेलल विद RD कैपिटल RD। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस VGS? अगर मैं इस सर्किट के अंदर एक KVL कंसिडर करूं इनपुट साइड पे, सो दिस इज माय VGS विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ओवर हियर। तो अगर हम यहाँ पे KVL अप्लाई करें तो VI माइनस VGS इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स VI की वैल्यू क्या कंसिडर होगी, VGS कंसिडर होगी, राइट? सो यानी अभी जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था V नॉट की वैल्यू में, तो V नॉट की वैल्यू अगर माइनस GM VGS RD पैरेलल विद RD है तो यहाँ पे VI किसके इक्वल है, VI VGS के इक्वल है। तो जस्ट इस VGS की जगह हम रिप्लेस कर देंगे VI, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ V नॉट बाय VI इज इक्वल टू माइनस GM RD पैरेलल विद कैपिटल RD। और अगर स्मॉल RD ग्रेटर देन 10 RD है देन आपका ये बदल जाएगा माइनस GM ऑफ कैपिटल RD। तो दिस इज द वोल्टेज गेन फॉर्मूला फॉर FET सोर्स एम्पलीफायर। और जैसे कि मैंने हर कॉन्फ़िगरेशन में पीछे भी बोला है आपको कि जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते जा रहे हैं, जो हम पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, जस्ट मेक अ टेबल, राइट डाउन द नेम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड राइट डाउन द फॉर्मूला जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनपुट रेजिस्टेंस के लिए, आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए, वोल्टेज गेन के लिए। क्यों? क्योंकि अभी जब हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे वो फॉर्मूला एज इट इज आपका यूज हो जाएगा और आपको एंड टाइम पे, पेपर टाइम पे बहुत ईजिली आपको वो चीज रिवाइज हो जाएगी, राइट? तो चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हमारी बेसिक एनालिसिस हो गई। सो क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे गिवन है फॉर द नेटवर्क ऑपरेटिंग पॉइंट इज VGS Q इज इक्वल टू -2 वोल्ट एंड ID Q इज इक्वल टू 5.625 मिली एम्पियर विद IDSS इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, VP इज इक्वल टू -8 वोल्ट। दिस इज बेसिकली व्हाट, VP हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज होता था, IDSS हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट होता था, इफ यू रिमेंबर द DC एनालिसिस। एंड द वैल्यू ऑफ YOS इज प्रोवाइडेड एज 40 माइक्रोसेकंड 40 microsiemens, that is called Siemens, not second, that is called Siemens, right? Because this is the inverse of resistance. Then we have to determine GM, RD, then ZI, Z naught, AV and AV ignoring the effect of RD. तो सेम क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, मुझे सबसे पहली कैलकुलेशन करनी है ZI। तो अगर आप ZI को देखें तो ZI इज इक्वल टू क्या है, ZI इज इक्वल टू डायरेक्टली व्हाट, डायरेक्टली इज इक्वल टू 1 मेगा ओम बिकॉज दिस इज इक्विवेलेंट टू RG। अगर आप इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस हमारा RG था। नेक्स्ट अगर मुझे Z नॉट कैलकुलेट करना है तो Z नॉट कैसे कैलकुलेट होता है, आप फॉर्मूला कहता है RD पैरेलल विद कैपिटल RD। तो यहाँ मुझे कैपिटल RD पता है, कैपिटल RD इज 2 किलो ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल RD? तो यहाँ आपको स्मॉल RD नहीं पता, तो व्हाट इज द स्मॉल RD? तो स्मॉल RD के लिए आपको Y क्वेश्चन में दिया गया है, इसी का इनवर्स करके आप कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू ऑफ स्मॉल RD, यानी स्मॉल RD इज इक्वल टू 1/40 माइक्रो सीमेंस, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 1/40 10 to the power 6 डिवाइड बाय 1/40। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RD। सो वंस यू गेट इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे वैल्यू है दैट इज योर वोल्टेज गेन। तो अगर वोल्टेज गेन के फॉर्मूले की बात करूं तो इट रिक्वायर्स दिस GM। नाउ वोल्टेज गेन के अंदर मुझे GM की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले GM पूछा गया था। तो अब GM कैसे कैलकुलेट करेंगे? जी हाँ, GM कैलकुलेट होता है फ्रॉम द DC एनालिसिस। इफ यू रिमेंबर इन केस ऑफ FET हम लोगों ने पढ़ा था एक फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड शॉकले इक्वेशन, और शॉकले इक्वेशन के बेस पे GM कैलकुलेट आप करोगे 2 IDSS डिवाइड बाय VP 1
माइनस VGS ओवर VP। तो यहाँ पे IDSS क्वेश्चन में गिवन है, IDSS में पुट कर दूंगा, दिस इज 10 मिली एम्पियर। VP क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 8, तो आपने VP पुट किया, IDSS पुट किया, दोनों वैल्यूज आपको गिवन है। देन VGS Q, दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन एंड VP इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। तो इन वैल्यूज को सबको पुट करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस GM, एंड GM इज अगेन इट इज इन टर्म्स ऑफ सीमेंस। तो सीमेंस इसकी यूनिट है, दैट इज इनवर्स ऑफ ओम, तो 1.88 मिली सीमेंस, राइट। तो GM आ गया। अब जब GM आ गया तो उसके बाद की कैलकुलेशन ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं कि RD हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। ZI इज इक्वल टू RG हो जाएगा, Z0 इज इक्वल टू दैट इज RD पैरेलल विद RD, सॉल्व कर लेंगे आप, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द वोल्टेज गेन, दिस इज माइनस GM RD पैरेलल विद स्मॉल RD। तो GM हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, पुट द वैल्यू, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन पुट कीजिए, गेट द रिजल्ट। एंड फाइनली F पार्ट में हमसे पूछा गया था कैलकुलेट द वोल्टेज गेन विदाउट दिस स्मॉल RD। तो जब हम स्मॉल RD को हटा देते हैं तो हमारा वोल्टेज गेन कितना बनेगा, माइनस GM RD। तो यहां से हमने वोल्टेज गेन माइनस GM RD भी कैलकुलेट किया है। सो अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड है, इसीलिए मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूं कि एक टेबल जो बनाते चलिएगा जिसमें आप एक कॉन्फ़िगरेशन और उसके पैरामीटर लिख लें, सो दैट एंड टाइम पे जस्ट अ सिंगल रिवीजन आपको ये सारे फॉर्मूले याद रह जाएंगे, पेपर में न्यूमेरिकल बहुत ईजिली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन, द सेम सीक्वेंस, सेम पैरामीटर, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ FET। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। FET स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन एंड हाउ वी कैलकुलेट इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज गेन। इन द सिमिलर मैनर इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं FET स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन जो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉमन ड्रेन। सो कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, एंड देन ऑन द सेम बेसिस हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जिससे कि आपको कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं FET स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉमन ड्रेन FET कॉन्फ़िगरेशन। सो यहां आपके सामने है FET कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन, एंड इफ यू रिमेंबर कॉमन ड्रेन के अंदर क्या होता है, आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द सोर्स टर्मिनल, आउटपुट इज टेकन फ्रॉम सोर्स टर्मिनल। तो इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम ड्रेन एंड सोर्स। सो ड्रेन इज कॉमन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स फॉलोवर, क्योंकि हम यहाँ पे सोर्स टर्मिनल से आउटपुट ले रहे हैं, राइट। तो ये डायग्राम सेम जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बोला था, इन कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने से पहले या स्मॉल सिग्नल को पढ़ने से पहले अगर आप एक बार डीसी एनालिसिस वाला लेक्चर रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। सो डीसी एनालिसिस के अंदर हम लोग कैपेसिटर्स को करते थे शॉर्ट सर्किट, बिकॉज दीज आर कपलिंग कैपेसिटर, तो कपलिंग कैपेसिटर तो यहाँ शॉर्ट होंगे ही होंगे, साथ की साथ वहां पे हमने शॉर्ट किया था इनपुट वोल्टेज को। बट फॉर एसी एनालिसिस, जी हाँ, एसी एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी मेक अ इक्विवेलेंट सर्किट, और उस इक्विवेलेंट सर्किट में क्या चीज रिप्लेस होती है, दीज वोल्टेज सप्लाई यानी कि VDD सप्लाई, सोर्स DC सप्लाई वोल्टेज आर ग्राउंडेड, ऑल्सो द कैपेसिटर आर ग्राउंडेड। सो उसी सेम बेस पे इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले यहां से स्टार्ट किया, दिस इज अवर VI इनपुट वोल्टेज एंड दिस कैपेसिटर इज शॉर्टेड एंड दिस इज द रेजिस्टेंस RG, राइट। देन उसके बाद देयर इज अ गेट टर्मिनल, तो हियर इट इज गेट टर्मिनल, एंड इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ योर MOSFET, दैट इज GM-VGS विद द RD रेजिस्टेंस, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस MOS, राइट। अब अगर आप यहां देखेंगे ड्रेन टर्मिनल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड, बिकॉज यहां पे कोई RD रेजिस्टेंस नहीं है, दिस इज अ कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन, तो दिस ड्रेन टर्मिनल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड, एंड देन सोर्स टर्मिनल इज कनेक्टेड टू योर आउटपुट। तो ये जो यहाँ सोर्स टर्मिनल है, इस सोर्स टर्मिनल से हमने यहाँ आउटपुट को कनेक्ट किया, और सिमिलरली सोर्स टर्मिनल पे लगा एक रेजिस्टेंस RS, so दिस इज माय रेजिस्टेंस RS जो कि सोर्स टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में, राइट। तो दिस इज माय इक्विवेलेंट ऑफ अवर कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी इक्विवेलेंट को फॉर एनालिसिस पर्पस हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सोर्स टर्मिनल है, इसी सोर्स टर्मिनल से हम V0 ले रहे हैं, इसी सोर्स टर्मिनल से कनेक्टेड है RS, इसी सोर्स टर्मिनल से आपका RD भी कनेक्टेड है, और इसी सोर्स टर्मिनल से ये करंट जो सोर्स है दैट इज GM-VGS, ये भी हमारा कनेक्टेड है बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन।
तो अगर मैं सोर्स टर्मिनल को कॉमन कर दूं, एक तरफ मैं सोर्स टर्मिनल कर दूं, एक तरफ ड्रेन टर्मिनल कर दूं, देन आई विल कनेक्ट लाइक दिस, सोर्स ड्रेन टू सोर्स। तो दिस इज माय ड्रेन टर्मिनल नाउ, तो ड्रेन टू सोर्स ये आपकी सोर्स कनेक्ट हो जाएगी, दैट इज योर जीएम वीजीएस। इसी तरह ड्रेन और सोर्स के बीच में आपका रेजिस्टेंस आरडी कनेक्टेड है, दिस इज आरडी, और सोर्स और ग्राउंड के बीच में ही आपका ये आरएस रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और सोर्स से लेना है हमें वी नॉट वोल्टेज। तो हम इस नेटवर्क को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं सो दैट हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म दिखाई देगा कि दिस इज अवर सिंप्लीफाइड फॉर्म, कि दिस इज अवर एस टर्मिनल जो हमारा कंबाइंड हो गया, दिस इज ड्रेन जो कि हमारा ग्राउंडेड है, तो ग्राउंड से जीएम वीजीएस, ग्राउंड से आरडी, ग्राउंड से आरएस, इस फॉर्म में आप नेटवर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन एनालिसिस। अब इस नेटवर्क से हम बहुत इजीली इसके पैरामीटर को एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर दैट इज इनपुट इंपेडेंस। तो इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर आल्सो द सेम ओवर हियर, इनपुट इंपेडेंस इज कैलकुलेटेड बाय VI अपॉन II, और अगर हम यहाँ पे देखें सपोज दिस इज द करंट II, तो अगेन अगर आप VI अपॉन II का रेशियो देखेंगे तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस RG। तो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस सेम है, दैट इनपुट इंपेडेंस इज इक्वल टू ZI इज इक्वल टू RG, जो कि एज अ फॉर्मूला डायरेक्टली आपके न्यूमेरिकल में यूज होता है। नेक्स्ट आउटपुट इंपेडेंस। तो आउटपुट इंपेडेंस क्या है? आउटपुट इंपेडेंस के लिए सेटिंग VI इज इक्वल टू 0, जैसे कि हम बहुत पहले ही देखते हुए आ रहे हैं कि आउटपुट इंपेडेंस कैलकुलेट करने के लिए जो इनपुट सोर्स है दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सर्किट है जो मैंने यहीं से रिड्यूस करके बनाया हुआ है, केवल इस पार्ट को हमने आउटपुट इंपेडेंस के लिए शो किया है। तो दिस इज द आउटपुट इंपेडेंस पार्ट। अब अगर आप इस पोर्शन में देखेंगे तो दिस इज द आउटपुट करंट I0, और ये है हमारे पास GM VGS, राइट। तो अगर मैं इस नोड पे KCL कंसिडर करूं, राइट, इस नोड पे KCL, तो दिस इज द I0 इनकमिंग करंट एंड दिस इज द इनकमिंग करंट GM VGS। तो यहाँ पे I0 प्लस GM VGS हो जाएगा, दैट इज द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ आउटगोइंग करंट? अगर आप इन दोनों ब्रांच को पैरेलल देखें, इन दोनों ब्रांच को अगर मैं पैरेलल देखूं तो RD पैरेलल RS हो जाएगा, और कितनी करंट यहाँ पे फ्लो करेगी? यहाँ पे फ्लो करेगी, अगर हम यहाँ पे करंट वैल्यू देखें तो करंट वैल्यू होती है V बाय R, यानी V कौन है? V है V0, तो दैट इज I इज इक्वल टू V0 डिवाइड बाय RD पैरेलल विद RS। तो वही सेम चीज, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे KCL लगा के लिखा गया है कि I0 प्लस IM VGS इज इक्वल टू दिस एंड इज इक्वल टू व्हाट इज द टू करंट? एक हो गया हमारा IRD ब्रांच में, एक हो गया IRS ब्रांच में। तो अगर हम इन दोनों को लिखें इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज तो एक हो जाएगा V0 बाय RD, V0 बाय RS, दैट इज सिंपली नथिंग बट V0 RD पैरेलल विद RS, जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। तो इसी से, यहीं से इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I0 बिकम? I0 हो जाएगा दिस राइट हैंड साइड, ये आपका GM VGS इधर चला जाएगा, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस, और नाउ दिस VGS, दिस टाइम दिस VGS इज इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ V0। जी हाँ, अब ये कैसे आया? अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको मैं वापस इस वाले सर्किट में लाना चाहूंगा। इस वाले सर्किट के अंदर अगर आप इस आउटर पैरामीटर को कंसिडर करें, आउटर पैरामीटर KVL, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे केवल कंसिडर करूं तो दिस इज द इनिशियल वोल्टेज VI, देन उसके बाद यहाँ पे आपका ड्रॉप होगा, दिस इज माइनस ऑफ VGS, राइट, बाहर निकलने वाला साइन नेगेटिव है। उसके बाद आप आगे बढ़े, आपको इस आउटपुट वोल्टेज को क्रॉस करना है, इसका बाहर निकलने वाला भी साइन नेगेटिव है, तो माइनस V0 इज इक्वल टू 0। नाउ फॉर आउटपुट इंपेडेंस हम यहाँ पे VI को क्या रखते हैं? 0। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे VGS की वैल्यू क्या बनेगी? VGS की वैल्यू बनेगी VI माइनस V0 फ्रॉम दिस रिलेशन, राइट। सो अगर VI 0 है तो दिस VGS इज इक्वल टू व्हाट? दिस VGS इज इक्वल टू माइनस ऑफ V0। तो यही सेम चीज यहाँ पे मेंशन है कि बिकॉज VGS इज इक्वल टू माइनस ऑफ V0, तो यहाँ पे VGS की जगह माइनस V0 रखेंगे, तो दिस विल बिकम I0 इज इक्वल टू V0 1 बाय RD प्लस 1 बाय RS प्लस GM, राइट। और अगर मैं यहाँ से आउटपुट इंपेडेंस कैलकुलेट करूं, दैट इज द रेशियो ऑफ V0 बाय I0, तो फाइनली ये पूरा का पूरा 1 अपॉन में चला जाएगा, और GM को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 बाय GM। तो फाइनली ये जो रेशियो है दिस इज नथिंग बट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RD पैरेलल विद RS पैरेलल विद 1 बाय GM। तो आउटपुट इंपेडेंस ऑफ योर कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन कम्स आउट बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज RD पैरेलल विद RS पैरेलल विद 1 बाय GM। नेक्स्ट वोल्टेज गेन। सो वोल्टेज गेन के लिए क्या कैलकुलेट करना होता है? जी हाँ, V0 बाय VI। तो सेम केस है यहाँ पे, V0 कैसे कैलकुलेट करेंगे ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0 ओवर हियर? अगर V0 को देखें तो V0 आएगा आपकी बात, ये जो GM VGS जा रहा है ओवर दिस वैल्यू, राइट। और उसके बाद अगर हम आउटपुट वोल्टेज गेन बनाने के लिए इसको एक KVL फॉर्म में देखते थे, राइट। तो अगर हम KVL फॉर्म में देखें तो ये जो करंट है ये इन्हीं दो रेजिस्टेंस में वापस आके वापस इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो अगर हम V0 के कॉन्सेप्ट में देखेंगे, V0 आउटपुट साइड से देखेंगे, तो दिस V0 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? V0 माइनस I0 into RD पैरेलल RS इज इक्वल टू 0। दिस टाइम दिस I0 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ GM VGS। भाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो V0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I0 ऑफ RD पैरेलल विद RS, और ये I0 और GM VGS यहाँ पे एड ऑन हुआ, तब ये एक तरह से इसके अक्रॉस जा रहा है।
सो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू जो दी जाती है दैट इज GM VGS RD पैरेलल विद RS। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VGS। अभी हमने सॉल्व किया था, VGS की वैल्यू आई थी हमारी दैट इज VI माइनस VGS माइनस V नॉट इज इक्वल टू 0 इफ वी कंसिडर दिस आउटर साइड KVL। और यहाँ से VGS की वैल्यू होती है VI माइनस V नॉट। तो अगर मैं ये वैल्यू VGS की वैल्यू VI माइनस V नॉट यहाँ पे प्लेस कर दूं तो हो जाएगा GM VI माइनस V नॉट RD पैरेलल विद RS। और अगर हम V नॉट वाले टर्म एक तरफ ले जाए यानी V नॉट वाले टर्म एक तरफ ले आएंगे तो राइट हैंड साइड पे बचेगा GM VI RD पैरेलल विद RS। और ये टर्म आपकी V नॉट की साइड भी जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस GM RD पैरेलल विद RS। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट V नॉट इज इक्वल टू दिस वन। और यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं V नॉट बाय VI का रेशियो, दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज गेन फॉर्मूला। और अगर जैसे कि हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि इफ RD इज ग्रेटर देन 10 ऑफ RS, इफ RD इज ग्रेटर देन 10 ऑफ RS देन यहाँ पे RD आपके सिस्टम में नहीं है, RD आप सिस्टम से हटा रहे हो, दैट मीन्स डिपेंड ओनली ऑन RS। उस केस में आपका जो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला दैट इज सिंपली GM RS डिवाइड बाय 1 प्लस GM RS। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ योर कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन जहां हमने इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस और वोल्टेज गेन को ड्राइव किया है। आई होप कि अब तक आपने टेबल बना ली होगी और उस टेबल में ये फॉर्मूले भी ऐड ऑन कर लिए होंगे जैसे कि आपने प्रीवियस एनालिसिस में किया है और मैंने बोला भी है अब तक। और अगर नहीं बनाई है तो दिस इज द लास्ट एनालिसिस। इसके बाद हम स्मॉल सिग्नल के बाद हाइब्रिड पैरामीटर एनालिसिस पढ़ेंगे। तो अगर आपने नहीं बनाई है तो अभी भी उस टेबल को बना लीजिए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स के लिए या एंड टाइम पे याद रखने के लिए टेबल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन के तौर पे वही सेम चीज है, दिस इज कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर सर्किट। आपको गिवन है VGS क्यू क्वेश्चन में गिवन है, ID क्यू क्वेश्चन में गिवन है, वी हैव टू डिटरमाइन GM RD ZI Z0 एंड AV। सो अगर ZI की बात करूं तो ZI इज डायरेक्टली इक्वल टू RG, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो दैट इज इक्वल टू RG 1 मेगा ओम। अगर Z0 की बात करेंगे तो Z0 का फॉर्मूला डिपेंड करता है RD पे भी, RS पे भी, दिस इज RS बेसिकली। तो RD पे भी डिपेंड करता है, RS पे भी डिपेंड करता है और इस पे GM पे भी डिपेंड करता है। तो फर्स्टली आई हैव टू कैलकुलेट GM। और इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर तो GM का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज 2IDSS डिवाइडेड बाय VP 1 माइनस VGS अपॉन VP। यहाँ पे आपको IDSS पता है दिस इज 16 मिली एम्पियर, VP पता है दैट इज -4 वोल्ट, VGS क्यू पता है दैट इज -2.86 और VP मुझे पता है दिस इज -4 वोल्ट। तो पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस रिलेशन, GM की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी 2.28 मिली साइमन्स। अब जब GM आ गया, RD कैसे आता है, RD इज कैलकुलेटेड बाय दिस Y ऑफ S। तो Y दिया हुआ है हमें तो वहां से हम RD कैलकुलेट कर लेंगे बाय टेकिंग इनवर्स ऑफ Y। एंड देन थर्ड वी हैव टू कैलकुलेट ZI, तो ZI इज इक्वल टू RG। और आउटपुट इंपेडेंस क्या हो जाएगा, आउटपुट इंपेडेंस अगर मैं RD के साथ लेता हूं तो दैट इज RD पैरेलल विद RS पैरेलल विद 1 बाय GM। तीनों वैल्यूज मेरे पास हैं, केवल वैल्यूज को यहाँ पे पुट कीजिए, पैरेलल सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट दिस आंसर। पैरेलल को सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा मेथड था। पैरेलल कैसे सॉल्व होता है, अगर मैं 3 रेजिस्टेंस का पैरेलल सॉल्व करना है तो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यानी कि अगर मुझे इन 3 वैल्यू का पैरेलल लेना है तो आई विल जस्ट टेक द इनवर्स ऑफ दीज वैल्यू लाइक 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। उसके बाद मैं तीनों वैल्यू को एड ऑन कर दूंगा और मैं सिंपली उस आंसर का फिर से इनवर्स कर दूंगा। लाइक अगर मुझे 2 3 4 दे आर 3 रेजिस्टेंस, इनका मुझे पैरेलल लेना है तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4 इन्हें सॉल्व कर लीजिए अपने कैलकुलेटर से और फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से इनवर्स कर दीजिए। सो विल यू गेट R वैल्यू यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। तो ये आपका Z0 विद RD और विदाउट RD कैलकुलेशन है, मतलब RS की वैल्यू है यहाँ पे 2.2K जो आपके यहाँ पे डायग्राम में मिस थी दैट इज 2.2K RS इज इक्वल टू, राइट। सो उसके बाद लास्ट बचेगा आपका वोल्टेज गेन दैट इज AV वैल्यू। यहाँ पे आप 2.2K है वैल्यू, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने सर्किट में। सो AV की वैल्यू है लास्ट में, AV की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे बाय द सेम फॉर्मूला, अगर RD इंक्लूड करना है या RD इंक्लूड नहीं करना है उस केस में। तो कैलकुलेशन केवल और केवल न्यूमेरिकल केस में फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन फॉर्मूले तभी याद रह पाएंगे जब आप सारी कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मूलेज एक साथ लिखेंगे, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल की। अभी तक हमने बात करी है स्मॉल सिग्नल मॉडल की। नेक्स्ट लेक्चर में आपको केवल इंट्रोडक्शन के तौर पे हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल के बारे में बताऊंगा कि अगर बाय द वे उस पे क्वेश्चन उठ जाए तो वहां पे उसमें आपको क्या करना है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून विद मी, थैंक यू।
एंड इन दिस लेक्चर वी विल सी द अनदर मॉडल. जैसे कि आपको याद हो मैंने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में बताया था बीजेटी मॉडलिंग वाले लेक्चर में, दे आर टू मॉडल्स. सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिड मॉडल को, कि अगर हाइब्रिड मॉडल का यूज करके आपको बीजेटी की स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करनी है या एफईटी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करनी है तो आप कैसे करने वाले हैं, राइट. सो यहाँ पे हम बीजेटी के केवल डिस्कस करेंगे, एफईटी के लिए हम हाइब्रिड मॉडल डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली फॉर बीजेटी. सो बीजेटी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के अंदर जब आप हाइब्रिड मॉडल में जाएंगे तो बेसिकली वी हैव कैलकुलेट द एच पैरामीटर्स. एच पैरामीटर्स के बेसिस में या इनकी टर्म्स में हम लोग बात करेंगे, और वही सेम चीज जो अब तक हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं. व्हाट आर द पैरामीटर्स वी एनालिसिस इन एसी एनालिसिस, दैट इज करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस. तो वही सेम चीज यहां पे भी कैलकुलेट होगी बट यूजिंग हाइब्रिड मॉडल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीजेटी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस यूजिंग हाइब्रिड मॉडल. सो हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या हैं? इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने बात की थी जब हम बीजेटी को एक सर्किट के अंदर, मतलब सर्किट के अंदर लगाया जाता है या बीजेटी सर्किट में इंस्टॉल किया जाता है, तो देयर विल बी सम इनपुट एंड सम आउटपुट इज देयर. तो ये एक तरह से एक टू पोर्ट नेटवर्क की तरह बिहेव करता है हमारा सर्किट, हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क. तो इस टू पोर्ट नेटवर्क में अगर हम आउटपुट और इनपुट वोल्टेज को देखें, आउटपुट करंट या इनपुट करंट को देखें, तो बेसिकली ये चार क्वांटिटीज आपस में रिलेट करती हैं बाय डिफरेंट पैरामीटर्स, चाहे वो जेड पैरामीटर्स हैं, वाई पैरामीटर्स हैं, एबीसीडी पैरामीटर हैं, एंड वन इज कॉल्ड द हाइब्रिड पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड एच पैरामीटर. तो इफ यू रिमेंबर द इक्वेशंस फॉर द एच पैरामीटर्स, तो दीज आर द इक्वेशन फॉर द एच पैरामीटर जो आपने आई थिंक अपने लास्ट एक सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड नेटवर्क्स वहां पे भी स्टडी किया होगा. तो व्हाट इज दैट पैरामीटर्स? V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2 and I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2. यहां पे इफ यू रिमेंबर अगर हम एक बार V2 को 0 कर दें, इफ दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से आप H11 की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो कि H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 एंड H21 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1. तो व्हाट इज दिस V1 अपॉन I, यानी V अपॉन I क्या होता है? इंपेडेंस, और 1 by 1 है दैट इज इनपुट इंपेडेंस. तो हम H11 को बेसिकली HIE भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड HI, नॉट सिंपली HI1. HI स्टैंड्स फॉर इनपुट इंपेडेंस. सिमिलरली अगर आप H21 को देखोगे तो दिस इज I2 by I1, दैट मींस I2 by I1 इज व्हाट? करंट रेशियो. तो इसे बोला जाता है फॉरवर्ड करंट रेशियो. तो यहां पे अगर आप इक्वेशन में लिखोगे V1 इज इक्वल टू HI I1 और I2 इज इक्वल टू HF I1, दैट इज ऑल्सो ट्रू. सो इसी तरह से आप बाकी दो पैरामीटर्स भी निकाल सकते हैं. बाकी दो पैरामीटर्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं? व्हेन I1 इज इक्वल टू 0, व्हेन द इनपुट इज ओपन सर्किटेड, देन आपका V1 by V2 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज V1 by V2, एंड H22 हो जाएगा, दैट इज I2 by V2. तो इस बेस पे आपके चारों पैरामीटर क्लासीफाई होते हैं, चाहे वो H11 है, H21 है, H12 है एंड H22 है. तो अगर मैं बात करूं H12 की, तो दिस इज सिंपली V1 by V2. तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज रेशियो व्हेन इनपुट इज ओपन. एंड अगर हम H22 देखें, जब ये खत्म हो चुका हमारा, तो ये बनेगा I2 by V2, और I by V क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एडमिटेंस, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस. तो इसे हम बोलते हैं आउटपुट एडमिटेंस, दैट इज कॉल्ड H0, राइट. तो यहां पे आप चार पैरामीटर HI, या हम इसे बोल रहे हैं HR, HF, दैट इज फॉरवर्ड रेशियो, दैट इज रिवर्स रेशियो एंड दैट इज HO. तो ये चार पैरामीटर्स की टर्म में भी मैं आगे यूज करूंगा. कहीं पे HI आएगा, कहीं पे HF आएगा, कहीं पे HR आएगा. इन चीजों को लेके यूज करेंगे. और क्योंकि आगे जो हमें डिस्कस करना है वो हम करेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस. तो कॉमन एमिटर के केस में यही पैरामीटर्स, इनके साथ आप सफिक्स E ऐड कर दीजिए, तो दीज आर बिकम योर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिड पैरामीटर्स, राइट. तो ये केवल इंट्रोडक्शन है हाइब्रिड पैरामीटर का. अब देखते हैं इसको हम किस तरह से स्मॉल सिग्नल मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इफ यू रिमेंबर द बेस जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, वी रिप्लेस दिस ट्रांजिस्टर बाय RE मॉडल. अब तक हमने ट्रांजिस्टर को किससे रिप्लेस किया है? RE मॉडल से रिप्लेस किया है. बट नाउ दिस ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस बाय दिस हाइब्रिड पाई मॉडल, राइट. जहां पे ये आपका इनपुट सोर्स है विद योर RS रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर आउटपुट सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू लोड. तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, दैट इज HI रेजिस्टेंस, HR V2 voltage source, this is the current source HF I1 and this is output resistance HO, output admittance. तो ये पूरा का पूरा आपका हाइब्रिड मॉडल में है, जो कि हमने RE मॉडल में भी रिप्लेसमेंट किया था, जहां पे स्मॉल RE और आपका अल्फा बीटा IC वाली करंट सोर्स लगी थी, राइट. तो ये केवल यहाँ पे चेंज है. तो सर्किट एनालिसिस में भी अगर आपको कहीं पे यूज करना है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसी तरह से सर्किट में केवल उस एनालिसिस की जगह ये एनालिसिस आ जाएगी. यहाँ पे ये वाले पैरामीटर्स लग जाते हैं. वैसे तो भी हम आगे इनको ड्राइव करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. जो फॉर्मूले यहाँ पे हम ड्राइव करेंगे वो एज इट इज आप न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज कर जाएंगे,
राइट। तो चलिए एक एक करके न्यूमेरिकल पैरामीटर देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है करंट गेन। तो फ्रॉम दिस इक्विवेलेंट सर्किट अगर मुझे करंट गेन कैलकुलेट करना है तो व्हाट इज दैट करंट गेन? करंट गेन इज दिस आउटपुट करंट यानी लोड के क्रॉस करंट डिवाइड बाय द इनपुट रेजिस्टेंस IL, राइट। नाउ अगर आप इस सर्किट में देखेंगे तो यहाँ पे IL और I2 का क्या रिलेशन है? IL इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो दैट मीन्स दिस IL इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2, दैट मीन्स करंट गेन इज बिकम इक्वल टू माइनस I2 बाय I1 सिंस IL इज इक्वल टू माइनस I2। नाउ अब एक रिलेशन जो यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट? आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करूंगा? V2 इज इक्वल टू होगा IL इंटू RL, राइट। तो V2 इज इक्वल टू IL इंटू RL, और IL क्या है? बिकॉज माइनस ऑफ I2, तो V2 का रिलेशन हो गया माइनस I2 RL। नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस करंट रेशियो I2 बाय I1, और मुझे क्या है मेरे पास? मेरे पास है H पैरामीटर्स के रिलेशन जो बोलते हैं V1 की इक्वेशन एक है और I2 की इक्वेशन ये। अब अगर आप इस सेकेंड इक्वेशन को देखें तो मैं इस सेकेंड इक्वेशन से I2 बाय I1 फाइंड आउट कर सकता हूं, बट प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम है इस V2 की। तो अगर मैं इस V2 को, ये जो हमने रिलेशन यहां पे रखा है इन टर्म्स ऑफ माइनस I2 RL, तो अगर V2 की जगह हम यहां ये वैल्यू रिप्लेस कर दें माइनस I2 RL, तो ये I2 वाला टर्म एक साइड चला जाएगा, एक साइड आ जाएगा केवल I1 वाला टर्म, एंड आई कैन सिंपली फाइंड आउट द रेशियो ऑफ I2 बाय I1। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला V2 की जगह हम ये रिप्लेस कर दें, दैट इज द वैल्यू ऑफ माइनस I2 बाय RL, तो ये I2 वाले टर्म एक साइड चले जाएंगे, एंड देन आई विल गेट द रेशियो ऑफ I2 बाय I1, दैट इज HF डिवाइडेड बाय 1 प्लस HO RL। दिस इज द करंट गेन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो अगर आपको हाइब्रिड पैरामीटर्स क्वेश्चन में गिवन है या हाइब्रिड पैरामीटर के बेस पे क्वेश्चन आता है, तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है और उसके बाद आप करंट गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी तक जो आपने टेबल बनाई हो, ये फॉर्मूले उसी टेबल में अपडेट कर लीजिएगा कि यूजिंग हाइब्रिड पैरामीटर व्हाट इज द करंट गेन ऑफ योर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। यहां मैं बेसिक जनरल बता रहा हूं, यही चीज अगर कॉमन एमिटर के लिए तो जस्ट सफिक्स चेंज हो जाते हैं, जस्ट सफिक्स में हम ई लगा दीजिए, या कॉमन बेस है तो बी लगा देते हैं, कॉमन कलेक्टर है तो सी लगा देते हैं, जस्ट सफिक्स को हम चेंज करते हैं, राइट। चलिए करंट गेन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस। तो एज द नेम डिफाइन इनपुट रेजिस्टेंस अब तक हम कर चुके हैं, RI स्टैंड्स फॉर V1 अपॉन I1, राइट। तो V1 अपॉन I1 मुझे कैलकुलेट करना है फ्रॉम दिस इक्विवेलेंट नेटवर्क, और यहां पे मुझे एक रिलेशन पता है V2 इज इक्वल टू IL RL, दैट इज इक्वल टू माइनस I2 RL। तो अगर मैं फिर सेम उन्हीं इक्वेशंस पे जाता हूं, दीज आर माय हाइब्रिड पैरामीटर इक्वेशंस, अब मुझे फाइंड आउट करना है V1 अपॉन I1। तो मैं कहां से फाइंड आउट कर सकता हूं V1 अपॉन I1? जी हां, मैं फर्स्ट इक्वेशन से V1 अपॉन I1 की कैलकुलेशन कर सकता हूं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है दिस V2। तो वापस अगर मैं इस V2 को वापस रिप्लेस कर दूं माइनस I2 RL से, तो यहां पे आपका आ जाएगा माइनस I2 RL, तो V2 आपका रिप्लेस हो गया माइनस I2 RL से। सो V1 इज इक्वल टू HI I1 प्लस HR माइनस I2 RL, और अभी हमने पढ़ा था कि करंट गेन इक्वल टू होता है माइनस I2 बाय I1। तो अगर माइनस I2 की वैल्यू मुझे रिप्लेस करनी है तो ये हो जाएगा I1 इंटू AI। तो अगर आप यहाँ पे I1 इंटू AI रिप्लेस कर दें तो दिस बिकम्स माइनस I1, यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी? दिस वैल्यू बिकम्स V1 इज इक्वल टू HI I1, देन दिस माइनस I2 की जगह हमने रिप्लेस कर दिया, तो दिस इज प्लस HR एंड दिस वैल्यू इज AI इंटू I1 इंटू RL। तो यहां से आपका I1 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो I1 आपका कॉमन, एंड दिस विल बिकम HI प्लस HR I1 HR AI इंटू RL। सो दिस इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू I1 दिस। तो यहीं से मैंने एक ट्रांजेक्शन लिख रखी है V1 अपॉन I1, दैट इज बिकम RI इज इक्वल टू HI प्लस HR AI इंटू RL। एंड वंस वी पुट द वैल्यू ऑफ AI जो हमने लास्ट एक्सप्रेशन में भी ड्राइव की थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AI? AI इज माइनस HF डिवाइड बाय 1 प्लस HO RL। तो अगर इस वैल्यू को उठा के हम AI की जगह प्लेस कर दें तो आई विल गेट दिस RI इज इक्वल टू HI माइनस HF HR डिवाइड बाय H0 प्लस HO प्लस गामा L। व्हाट इज दिस गामा L? This gamma L is nothing but the 1 by RL is termed as gamma L। मतलब हमने एडमिटेंस फॉर्म में लिख दिया, राइट। सो दिस इज द मेथड हाउ वी कैलकुलेट इनपुट रेजिस्टेंस RI। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज वोल्टेज गेन। तो अगर वोल्टेज गेन की बात करूं, वोल्टेज गेन कैसे कैलकुलेट होता है? दैट इज V2 अपॉन VI। अगर हम इस सर्किट में देखेंगे तो वोल्टेज गेन कैसे कैलकुलेट होगा? दिस इज सिंपली V2 बाय VI। यानी फिर अगर मैं इन्हीं रिलेशंस की बात करूं तो V2 बाय VI में कैसे जा सकता हूं? V2 बाय VI में इसी फर्स्ट इक्वेशन के बेस पे जा सकता हूं V2 बाय V1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, बट प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम है इस I1 की। तो मैं I1 को यहां पर रिप्लेस करूंगा। सो कैसे फॉर्मूला लगेगा? AV इज इक्वल टू V2 बाय V1 होता है। नाउ V2 स्टैंड्स फॉर माइनस I2 RL डिवाइड बाय V1।
और AI की वैल्यू क्योंकि -I2/I1 है तो यहां से -I2 की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, दैट इज AI/I1। तो अगर इस I2 की जगह -I2 की जगह AI/II रख देंगे तो AI/II डिवाइड बाय V1, और इस I1 को आप ले जाइए अपॉन में, तो यहां से वोल्टेज गेन का फॉर्मूला बन जाता है करंट गेन मल्टीप्लाई बाय RL डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। तो दिस इज द relation between the voltage gain, current gain and the input impedance की AV is equal to AI multiply by RL divided by RI। और ये एक जनरल रिलेशनशिप है कि जब भी आप H पैरामीटर के अंदर देखेंगे तो करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इंपीडेंस इसी तरह से रिलेट किए जाते हैं। अब मुझे AI RI की वैल्यू पता है, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द एक्सप्रेशन फॉर AI, एक्सप्रेशन फॉर RI। इन दोनों एक्सप्रेशन को केवल इस फॉर्मूले में पुट किया गया है एंड देन वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ AV, जहां पे आप देखेंगे del H। तो इफ यू रिमेंबर नेटवर्क्स पार्ट, del H stands for HI H0 minus HF HR, that means H11 H22 minus H12 H21। तो वही सेम चीज है यहाँ पे जो del H को रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट द वोल्टेज गेन इन केस ऑफ हाइब्रिड मॉडल। Now the next and the last is output resistance. So if you remember output resistance कैसे कैलकुलेट किया था? Output resistance will be calculated by reducing the voltage source Vs को हम 0 करते हैं, यानी इनपुट साइड हमारी शॉर्ट हो जाती है, एंड RL को इन्फिनिटी करते हैं, दैट मींस आउटपुट साइड RL साइड हमारा क्या हो जाता है, सर्किट से अलग कर दिया जाता है। RL को हम सर्किट से अलग कर देते हैं। देन सेकेंडरी साइड पे एक सोर्स काउंट की जाती है, दैट इज V2, और यहाँ पे R0 की वैल्यू ली जाती है इसे V2/I2। तो अगर मुझे V2/I2 की कैलकुलेट करनी है तो एज पर द रिलेशन आई नो दैट दिस इज द रिलेशन ऑफ H पैरामीटर, मुझे कैलकुलेट करना है V2/I2। तो मैं यहाँ पे I2 की इक्वेशन को अगर इस सेकंड वाली इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दूं तो व्हाट इज द वैल्यू बिकम्स, R0 बिकम्स V2/I2, और I2 की जगह आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी, दिस इज HF बिकॉज दिस इज फॉरवर्ड करंट रेशियो, एंड दिस इज HO जो हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया HF I1 प्लस H0 V2, दिस इज द वैल्यू ऑफ R0। नाउ व्हाट, नाउ अगर आप इस इनपुट साइड पे KVL लगाएं, इस इनपुट साइड पे KVL, तो इनपुट साइड पे KVL लगाने से मुझे मिलेगा 0 माइनस RS I1 माइनस HI इंटू I1 माइनस दिस ड्रॉप वोल्टेज, क्योंकि बाहर निकलने वाला साइन कैसा है, नेगेटिव, माइनस HR V2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे करंट I1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो करंट I1 यहां से कैलकुलेट होकर आएगा माइनस HR V2 डिवाइडेड बाय RS प्लस HI, और यही I1 की वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ V2 में यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो ये पूरा का पूरा फैक्टर इन टर्म्स ऑफ V2 हो जाएगा, V2 कॉमन निकल जाएगा और V2 से V2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर R0। तो यही प्रोसेस यहाँ पे किया गया है। इसके बाद सो यहाँ पे I1 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, दिस वैल्यू इज रिप्लेस ओवर हियर, सो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस हो गई है। उसके बाद केवल आपको एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना है, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ R0 कैलकुलेशन। So this is the way how you will calculate the output resistance in case of hybrid parameter. सो आफ्टर दिस, जैसा कि मैंने बोला था आपको यहाँ पे BJT स्मॉल सिग्नल एनालिसिस हाइब्रिड मॉडल के बेस पे करनी है, और आप लोगों ने अभी तक जनरल एक्सप्रेशन देख लिए हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस किस तरह से हाइब्रिड मॉडल का यूज करके किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन इस पे पुटअप हो हाइब्रिड मॉडल के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप ये एक्सप्रेशन वहां पे कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको पैरामीटर्स H पैरामीटर्स गिवन है, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस। इसी लेक्चर के साथ मैं यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर रहा हूँ। दिस आफ्टर दिस योर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ जो हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज योर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पार्ट। बट जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ सारे पोर्शन यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर या फर्स्ट यूनिट या सेकेंड यूनिट आपस में पूरी मिक्सड है, कनेक्टेड है। तो ये स्मॉल सिग्नल एनालिसिस उतने ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस नेक्स्ट लेक्चर से, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये स्मॉल सिग्नल एनालिसिस पढ़ना। तो अगर आपको कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो इस यूनिट को पहले अच्छे से रिवाइज कीजिएगा अप टू हियर, देन उसके बाद आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वाले लेक्चर पे प्रोसीड कीजिएगा। ओके, सो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। इन प्रीवियस लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अवर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ FET और या फिर हो BJT। तो दोनों के लिए हमने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस मॉडल किया है, और जैसे कि मैंने उसमें आपको बताया भी है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और हमने कौन कौन से पैरामीटर जो हमने कैलकुलेट किए, लाइक इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, आउटपुट इंपेडेंस कितना है, या वोल्टेज गेन कितना है, करंट गेन कितना है, वो सभी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिख के एक टेबल जरूर मेंटेन कीजिए, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स के अंदर अगर क्वेश्चन पुट अप होता है तो न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा।
अभी भी जो हम आगे टॉपिक्स कुछ पढ़ने वाले हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है जो हम इस लेक्चर में डील करेंगे और आगे भी लेक्चर में डील करेंगे, उनमें भी काफ़ी फॉर्मूले आने वाले हैं जो आपको वहाँ पे याद रखने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ पेपर। सो जो आपकी टेबल है ये कंटिन्यू में ही रहने वाली है और जो भी हम इसमें पढ़ते जा रहे हैं वो इस टेबल में एड ऑन करते जाइए, राइट। तो नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की, न्यू टॉपिक। अगर मैं बात करूं अब तक हमने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस की करी है, बट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। बट ऑलरेडी आपका टॉपिक जो प्रीवियस लेक्चर है उन्हीं से मिलके बनता है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि पिछले लेक्चर्स की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैंने लेक्चर्स इसी फॉर्मेट में बनाए ताकि आप लोग जब भी इसे वन बाय वन सारे लेक्चर्स जो भी देख रहे हैं तो उन्हें एक कंप्लीट टच मिले प्रीवियस लेक्चर टू लास्ट लेक्चर, राइट। सो नाउ इन दिस लेक्चर जो हम बात करेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर कुछ टर्म्स हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता क्या है, व्हाट इज बैंडविड्थ, व्हाट इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये टर्म्स हैं जो अगर आपको याद हो आपने ऑपैम के केस में भी देखी थी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जब हमने वहां फिल्टर्स किए थे, वही सेम चीज यहाँ पे हम दोबारा देखने वाले हैं बट विद रिस्पेक्ट टू कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। सबसे पहले बात होती है गेन की। व्हाट इज गेन? तो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज गेन, द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज ऑफ एन एम्पलीफायर इज कॉल्ड सिंपली वोल्टेज गेन। अगर मैं बोलता हूं आउटपुट बाय इनपुट ऑफ एन एम्पलीफायर तो दैट इज कॉल्ड सिंपली गेन। बट गेन कौन सा है? करंट गेन है, वोल्टेज गेन है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वोल्टेज गेन की। द वोल्टेज गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ए वी। ए इज स्टैंडर्ड फॉर गेन और क्योंकि मैंने यहाँ पे सफिक्स में वी लगाया तो दिस इज कॉल्ड वोल्टेज गेन। सिमिलरली हम लोगों ने पढ़ा था करंट गेन, दैट इज सिंपली आई नॉट बाय आई आई और यू कैन से आई टू बाय आई वन, दैट इज कॉल्ड करंट गेन। सो नाउ इस गेन को हम डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो गेन इज कन्वर्टेड इनटू डेसिबल फॉर्म, बिकॉज जो गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी की रेंज बहुत ज्यादा होती है, तो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए हम अपने गेन को लॉगरिथम यानी कि डेसिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हाउ यू विल कन्वर्ट गेन इन डेसिबल? दैट इज डायरेक्टली टेकन बाय द 20 log base 10 ऑफ दैट पर्टिकुलर गेन वैल्यू। तो इस तरह से आप अपने गेन को डेसिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, बिकॉज इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स? फ्रीक्वेंसी